दरअसल हुताई काउंटी की सड़कें न केवल खतरनाक नहीं मानी जाती हैं, बल्कि वे वास्तव में काफ़ी खुली हैं। रेसिंग में भाग लेने के लिए आने वाले लोग भी बहुत गरीब लोग हैं और बहुत कम लोग वास्तव में खेलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस तरह की सड़क पर लगभग कोई दुर्घटना नहीं होती है। कम से कम अब तक बरसात के दिन केवल एक दुर्घटना हुई है और उधार ली गई गाड़ी कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। इसलिए जब भाई झेंग दूर होते हैं तो ड्रिल करने के लिए सीम होते हैं। ये सिर्फ इतना है कि वेई शेंग को कार किराए पर लेने के लिए पैसे बचाने की उम्मीद नहीं थी। झाओ लेई के दोस्तों के पास वास्तव में दो चीजें थीं और उसका पैसा व्यर्थ नहीं गया। अगला खेल। वेई शेंग ने सिर हिलाया और आगे घसीटते हुए, भाई झेंग के आने पर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त कब आएगा? मुझे पहले पैसे देने होंगे। मुझे अपने दोस्त के काम के लिए पैसे देने चाहिए। झाओ लेई थोड़ा चिंतित था, वेई के डर से। अगर दोस्त शेंग यहाँ नहीं आया तो वह बुरी स्थिति में होगा और वह लंबे समय तक बिताने के बाद भी लाभ नहीं कमा पाएगा। वेई शेंग एक नज़र में ही उसकी सावधानी भरी सोच को समझ गया। उसने अपनी जेब से 200 युआन निकालकर झाओ लेई को थमा देने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर तुम हारे तो ये तुम्हारे हैं, अगर तुम जीत गए तो इसकी भरपाई कर दोगे। झाओ लेई ने इसे ले लिया और अपनी जेब में रख लिया और समझदारी से कहा, इस बारे में कुछ मत कहो। अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी इसका ख्याल रखूंगा। वेई शेंग मुस्कुराया, काले चमड़े की जैकेट पहने युवकों के समूह की ओर इशारा किया और पूछा, वे कौन हैं? कहने का मतलब है कि वेई शेंग आमतौर पर बहुत ही कैजुअल दिखती हैं, लेकिन रेसिंग के लिए अनुष्ठान की भावना के बारे में वह बहुत खास हैं। सबसे पहले, उसे पोशाक में अति सुंदर होना चाहिए। वह हमेशा रेसिंग सूट में रही है, चाहे वह नियमित हो या काला। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जो लोग औपचारिक कपड़े पहने हुए हैं वे शायद ही कभी नाटक देखते समय सो जाते हैं, जैसे कि जो लोग औपचारिक भोज में कपड़े पहने हुए हैं वे शायद ही कभी उन्हें अपना सिर झुकाते और अपने मोबाइल फ़ोन से खेलते हुए देखते हैं। केवल उसके कपड़े ही अनुष्ठान की इस भावना को बढ़ाएंगे और ये लोगों को अपनी स्थिति की तलाश करने की भावना देता है। वेई शेंग के लिए रेसिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें अनुष्ठान की भावना होनी चाहिए। बेशक अगर आपके पास वह स्थिति नहीं है तो आप केवल सब कुछ सरल बना सकते हैं। लेकिन हुताई पर्वत पर खिलाड़ियों के समूह में काफ़ी औपचारिक वर्दी वाले लोगों का एक समूह था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि नकदी के बिना एक समान और रूढ़िवादी टीम बनाना असंभव है। लोगों का वह समूह जो दूसरी जगहों से खेल को ध्वस्त करने आए थे, वे लगातार 2 दिनों से जीत रहे हैं। चलो बात करते हैं और हमारे हुताई काउंटी को समतल करते हैं। शाओ लियू जानता है कि वह भविष्य में चिंतित होगा। आज मेरा उनसे मिलने का समय है। झाओ लेई ने वेई शेंग की ओर देखा। ताओ, शाओ लियू कौन है? वेई शेंग ने पूछा। शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस समय एक सीटी ने कई लोगों के बीच बातचीत को बाधित कर दिया और तीनों कारें जंगली घोड़ों की तरह भाग गईं और एक पल में गायब हो गईं। स्वाभाविक रूप से इस प्रतियोगिता में कोई वास्तविक स्पोर्ट्स कार नहीं है। वे सभी बाहर हो चुके हैं, सेंटाना आदि। कुछ अमीर लड़के भी हैं जो टोयोटा या निसान का उपयोग करते हैं। जो लोग इसे करना जानते हैं वे खुद ही डिवाइस बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बस मज़े करते हैं। उदाहरण के लिए, अभी अभी निकली 3 कारें जाहिर तौर पर बिना किसी तकनीकी सामग्री के केवल साधारण ड्राइविंग के स्तर तक ही पहुंच सकती हैं। इस तरह की प्रतियोगिता केवल इन छोटे लड़कों और भाइयों के लिए एक शगल हो सकती है और यह वास्तव में वेई शेंग के लिए एक बाल चिकित्सा है। लेकिन फिलहाल पैसा कमाने का यही एकमात्र तरीका उसके दिमाग में है। लेकिन अगर वह सिर्फ इसी पर निर्भर रही तो उसे नहीं पता कि असली दौलत हासिल करने में बंदर को कई साल लग जाएंगे। यह एक रेसिंग कार है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां पहली बार आया हूं। ली लिन ने उन 3 कारों को देखा जो विस्मय में गायब हो गई थीं। वह गाड़ी चलाना नहीं जानता था। वह एक आम आदमी था, लेकिन आम आदमी ने उत्साह और मुद्रा देखी। यह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। यदि यह स्कूल में शेखी बघारने की शुरुआत है तो कितने दोस्त आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। लीक्वी ने भी दबे पांव उस दिशा में देखा जहां कार गायब हो गई थी। ये बहुत सुंदर है। ये दृश्य केवल हांगकांग की फिल्मों में ही देखने को मिलता है। ... आखिरी राउंड में जब तीनों कारें फिनिश लाइन पार कर गईं तो वेई शेंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली जिसमें 15 मिनट लगे थे। आपका दोस्त अभी तक नहीं आया है। झाओ लेई आग्रह करने के लिए बार बार आ रहा था, लेकिन ये देखकर कि वेई शेंग शांत और शांत था, यहाँ तक कि बगल में ली लिन भी थोड़ा चिंतित था। अगले खेल की तैयारी का समय आ गया है। मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका कोटा पूरा नहीं होगा। झाओ लेई चिंतित था। ये यही है, वेई शेंग ने एक तरफ चलते हुए कहा। कार कहाँ है? झाओ लेई जल्दी से उसके पीछे गया। यहाँ। लोग कहाँ हैं? वेई शेंग ने बातचीत का जवाब नहीं दिया, बस अपना अंगूठा उठाया और खुद की ओर इशारा किया। झाओ लेई कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर स्थिर खड़ा हुआ और जोर से बोला, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो?
वेई शेंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन सीधे पहाड़ी सड़क के बाहर खड़ी कुछ कारों के पास चला गया। अभी लाओ वांग इसी दिशा में जा रहा था। अगर उसका अनुमान सही था तो उसके सामने खड़ी 4 कारें वही थीं जिन्हें झेंगे ने किराए पर दिया था। उनमें से 3 पुराने मॉडल हैं जिन्हें चीन में हटा दिया गया था, और एक टोयोटा नया दिखता है। वेई शेंग ने चारों कारों के सामने पीछे पीछे देखा और अलग अलग सामने का कवर खोला। गार्ड लाओ वांग के साथ बातचीत कर रहा था। इस समय वह रुकने वाला था और लाओ वांग ने उसे वापस खींच लिया। कोई बात नहीं लिटिल फाइव, मेरे दोस्त। लिक्वी भी वेई शेंग के पास पहुंची और उससे प्रश्नवाचक लहजे में पूछा, तुम क्या कर रही हो? इसमें कोई एबीएस नहीं है, कोई एलएसडी नहीं है, यहाँ तक कि मिसफायरिंग सिस्टम भी नहीं है। ये सभी एफएफ मॉडल हैं। मैंने उसे जांच करते हुए मन ही मन सोचते हुए देखा। फिर उसने टोयोटा कार खोली और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे ये तो टर्बो है। ये कारें रेसिंग ड्रिफ्टिंग के लिए उपयुक्त कहाँ हैं? अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे डर है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। तुम क्या बात कर रहे हो? लिक्यू थोड़ी चिंतित थी। कब से उसे वेई शेंग के मुंह से निकले शब्दों का एक भी शब्द समझ में नहीं आया। वेई शेंग ने उसकी ओर देखा और समझाया, टर्बो का मतलब टर्बोचार्ज इंजन है, जो टरबाइन को धकेलने के लिए कार से निकलने वाली गैस के दबाव का उपयोग करता है। टरबाइन का घुमाव संपीड़ित वायु मिश्रण को कम करने के लिए समाक्षीय वायु संपीड़न ब्लेड को चलाता है। सक्शन सिलेंडर, क्योंकि टर्बोचार्जिंग वायुमंडलीय दबाव से प्रभावित नहीं होता है, टर्बो इंजन कम हवा के दबाव में भी उच्च आउटपुट बनाए रख सकता है। 4 कारों में से केवल ये टोयोटा कार टर्बोचार्ज इंजन से लैस है। अन्य 3 कारें सभी लंबे ना इंजन हैं जो प्राकृतिक सांस पर निर्भर हैं, अर्थात मिश्रण को सांस लेने के लिए सिलेंडर में पिस्टन के नकारात्मक दबाव का उपयोग करना। सिद्धांत हमारे फेफड़ों के सिद्धांत के समान है। इंजन का आउटपुट हवा के दबाव से प्रभावित होता है। हवा का दबाव जितना अधिक होता है, इंजन का आउटपुट उतना ही अधिक होता है। हवा का दबाव जितना कम होगा, आउटपुट उतना ही कम होगा। लिक्यू मूल रूप से उसकी बातों से भ्रमित थी, लेकिन सामान्य अर्थ समझ गई, यानी टोयोटा कार का इंजन अन्य 3 कारों की तुलना में बेहतर है। जहां तक एबीएस की बात है, जो एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम का संक्षिप्त नाम है, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जब कार आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाती है तो चूंकि ब्रेक पैड द्वारा पहियों को लॉक कर दिया जाता है, इसलिए टायर और जमीन के बीच हिंसक घर्षण से उत्पन्न उच्च तापमान टायर के रबर पर एक परत बना देता है। ऑक्साइड परत टायर और जमीन के बीच चिकनाई की एक परत जोड़ती है, जो टायर और जमीन के बीच आसंजन को कम करती है और ब्रेक लगाने की प्रभावी दूरी को बढ़ाती है। सिद्धांत के अनुसार टायर और जमीन के बीच आसंजन सबसे बड़ा होता है जब टायर फिसलन दर 15% -20% पर बनाए रखा जाता है। इसलिए एबीएस टायर फिसलन दर को सबसे अच्छी स्थिति में रखने और प्रभावी ब्रेकिंग दूरी को कम करने के लिए है। हालांकि इस स्थिति में रेसिंग करते समय आप एबीएस ब्रेक के प्रभाव की नकल करने के लिए ब्रेक पर कदम रखने के लिए अपने पैर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है। वाह वेई शेंग, तुमने ये कहाँ से सीखा? हालांकि उसे समझ नहीं आया, लेकिन लिक्वी ने वास्तव में वेई शेंग की प्रशंसा की जो ऐसी बातें कह सकता था। ये तो अद्भुत है। क्या मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत है? वेई शेंग ने टोयोटा कार के सामने के कवर को बंद किया और लिक्वी से पूछा। लिक्वी ने जोर से अपना सिर हिलाया, और झाओ लेई, लीलिन और लाओ वांग जो बगल में सुन रहे थे, वे भी अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। ये लड़की कितनी बड़ी है, कार के बारे में इतना जानती है। वेई शेंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ये सभी कारें एफएफ मॉडल हैं, यानी तथाकथित फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव। इस प्रकार की कार उच्च गति पर अंडरस्टेयर के लिए प्रवण होती है, और यदि कार के ड्राइविंग पहिए नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। इसके अलावा फ्रंट व्हील ड्राइव शाफ्ट का यूनिवर्सल जॉइंट पहनना आसान है और यह बड़े पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि बाद की पीढ़ियों में इन समस्याओं में आमतौर पर सुधार किया गया है, लेकिन वे वास्तव में अब एक समस्या हैं। यदि आप इन 4 कारों में से कोई एक चुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से टोयोटा टर्बो बेहतर होगी। लाओ वेई, चलो आज इस टोयोटा दूत को चुनते हैं। अचानक पीछे से एक पुरुष की आवाज़ गूंजी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि कुछ अच्छे कपड़े पहने युवा लोग उसकी ओर आ रहे हैं और एडिडास पहने हुए युवक से बात कर रहे हैं। बोलने वाला व्यक्ति छोटे बाल और कुरकुरे बालों वाला एक आदमी था। वह अच्छा दिख रहा था। वह 23 या 4 साल का था। अगर वह कोई प्रभाव डालना चाहता था तो उसे अपनी बहुत सीधी नुकीली नाक दिखानी चाहिए थी। इन वर्षों में एक झुकी हुई नाक है जो एंडी लाउ की तरह दिखती है, लेकिन यह एक सुंदर आदमी का मानक है। वेई शेंग ने पहचान लिया कि यह लियू शाओ था जिसे ओल्ड झाओ ने पहले कहा था। उसके बगल में उसकी उम्र के कई युवक खड़े हैं। ठीक है जियाओ, वो मुझे टोयोटा की चाबियां दे दो। उसके साथ मौजूद 30 साल का एक युवक लाओ वान की ओर चिल्लाया। जियाओ वो, जो लाओ वान के बगल में था, तुरंत सहमत हो गया और कार की चाबी लेने चला गया। लिक्यूई ने जब ये शब्द सुने तो वह दंग रह गया। नहीं, चलो पहले इस कार का ऑर्डर देते हैं। वेई शेंग ने अभी अभी कहा कि टोयोटा का डिवाइस बाकी तीनों से ज्यादा ऊंचा है।
इसके अलावा टोयोटा नई दिखती है। बाकी तीनों कारें बहुत पुरानी हैं। मुझे नहीं पता कि इसे खत्म हुए कितने साल हो गए हैं। क्या इसे खोला जा सकता है? जियो वहुई अचंभित रह गई और लाओ वांग की ओर देखने लगी। लाओ वांग ने जल्दी से लीक्यू पर अपना हाथ लहराया और दौड़कर फुसफुसाया, बकवास मत करो, अपनी कार उधार लो और इसके लिए भुगतान मत करो। तुम लियू शाओ को क्या लूट रहे हो? जब हम झेंग जी की शिकायत पर वापस आएंगे तो हमें खेल खत्म करना होगा। लीक्यू अचानक डर गया और उसके चेहरे पर थोड़ी सी असहजता थी। ये स्पष्ट था कि वह पहले आया था और फिर पहुंचा। शाओ लियू क्या करता है? ली लिन ने ली क्वी को हाथ दिया और पूछे बिना नहीं रह सका। ये हुताईशान का हमारा बड़ा दांव है। 20,000 युआन का बड़ा दांव लियू शाओ की कीमत थी। हुताईशान के शुरुआती दिनों में हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों को खुश करने के लिए उस पर निर्भर थे और जेंग को 7 सेंट का चेहरा देना पड़ता था। परिचय कराया। लीलिन ने लियू शाओ पर नजर डाली और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, मैं हमसे ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं दिखता, आप इतने अमीर क्यों हैं? चुप रहो, चुप रहो, पिता के पास क्या पैसा है? क्या तुम जानते हो कि उसका पिता कौन है? लाओ वांग ने अपनी आवाज को बहुत कम दबाया, जैसे कि वह कुछ असाधारण कहने वाला था। वेई शेंग सहित सभी लोग आगे झुक गए और देखा कि कुछ लोग सिर झुकाए एक घेरा बनाकर खड़े हैं, मानो वे किसी शर्मनाक बात पर चर्चा कर रहे हों। काउंटी पार्टी कमेटी के सचिव लियू का पोता, लाओ वांग ने कर्कश आवाज में कहा। क्या आपका मतलब उसके पिता से नहीं था? झाओ लेई खुद को एक और वाक्य बोलने से रोक नहीं सका। लाओ वांग ने उसे घूर कर देखा। क्या आप टाइगर कैन फूड जानते हैं? टाइगर कैनरी लियू शाओ के पिता का व्यवसाय है। इस वाक्य ने वाकई सनसनी फैला दी। हुताई काउंटी में टाइगर ब्रांड का डिब्बाबंद खाना एक बड़ा ब्रांड है। तेहुताई काउंटी के बाहर शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो, लेकिन जब टाइगर ब्रांड के डिब्बाबंद खाने की बात आती है तो विज्ञापन को मूल रूप से स्टेशन बदलकर देखा जा सकता है। डियाओ ब्रांड डिटर्जेंट से भी बदतर नहीं। टाइगर ब्रांड डिब्बाबंद भोजन बिक्री की मात्रा देश में पहली है और जेड देश के लोगों का डिब्बाबंद भोजन। लीक्यूई ने तुरंत यह विज्ञापन कहा और उसकी आंखों में बहुत सम्मान दिखा। वेई शेंग ने कुछ देर सोचा। ऐसा लगता है कि जब वह बच्ची थी तो टीवी पर अक्सर टाइगर कैन फूड का विज्ञापन दिखाया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत पहले ही बंद हो गया है न? लेकिन किसी भी मामले में यह उपनाम लियू वास्तव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। झाओ लेई ने जल्दी से फिर पूछा, वेई शेंग तुम्हारा क्या मतलब था? क्या तुम भागने वाले हो? वेई शेंग अभी हुई बातचीत से हैरान रह गया और वह लगभग व्यापार के बारे में भूल गया। जब सबने ये शब्द सुने तो सबकी नज़रें वेई शेंग पर पड़ीं, जिसने सबकी निगाहों के सामने गंभीरता से सिर हिलाया। बकवास! बूढ़ा वांग दंग रह गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? झाओ लेई, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने झाओ लेई को अपनी आंखें सीधी करके देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि आज उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। झाओ लेई जिद्दी था और उसे नहीं पता था कि कैसे समझाना है। ली लिन का चेहरा भी काला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेई शेंग इतना अविश्वसनीय होगा। क्या जब चीजें होती हैं तो चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा जाता है? वहाँ लियू शाओ ने पहले ही कार की चाबी प्राप्त कर ली है। अगर बूढ़ा आदमी मेरी बेकार टायरों वाली कार को जब्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं था तो क्या मैं इस सामान का उपयोग कर सकता हूँ? हाथ में चाबी का गुच्छा घुमाते हुए उसने दरवाज़ा खींचा और कार में बैठ गया। लीक्वी ने जल्दी से वेई शेंग को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, वेई शेंग, मैंने ये क्यों नहीं सुना कि तुम गाड़ी चला सकते हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? वेई शेंग ने उसे गंभीरता से देखा। लीक्वी ने झिझकते हुए कहा, विश्वास तो आस्था है, लेकिन कार की चाबियां। वेई शेंग ने लाओ वांग की ओर देखा। वह एक क्षण के लिए झिझका, एक चाबी निकाली और वेई शेंग की ओर फेंक दी। वह देखना चाहता था कि क्या लड़की उन्हें बजा रही है। वेई शेंग ने बिना कुछ सोचे चाबी ले ली, 300 युआन निकाले और लाओ वांग को पैसे देने के लिए दे दिए, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कार में बासी हवा बह रही थी और मैनुअल गियर और सीट के कारण उसे थोड़ी असुविधा हो रही थी। उसने पीछे से एक कुशन लिया और उसे अपने कूल्हों के नीचे रख दिया और सीट के कोण को समायोजित किया। फिर उसने कार स्टार्ट की और लियू शाओ की कार का धीरे धीरे ट्रैक की ओर पीछा किया। लीक्वी अचंभित रह गई और ली लिन भी। झाओ लेई और लाओ वांग ने एक दूसरे को देखा। बाद में ली लिन से कहा, ठीक है, क्या घर पर इस लड़की की हालत ठीक है? वह इतनी छोटी उम्र में गाड़ी चला सकती है, लेकिन पहाड़ की दौड़ शहर की तुलना में बेहतर नहीं है। जैसे ही कार सबकी नज़रों में आई, वेई शेंग ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। लेकिन कार को ट्रैक पर लाने के तुरंत बाद वेई शेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्टार्टिंग लाइन पर लेन की 3 कतारें थीं। इस समय वेई शेंग की कार के अलावा 4 कारें थीं, जिनमें से एक लियू शाओ की सिल्वर ग्रे होंडा और एक निसान सेडान एक के बाद एक आंतरिक लेन में खड़ी थीं। बीच वाली लेन खाली है। तभी 2 काली निसान कारें एक के बाद एक सबसे बाहरी लेन में खड़ी हो गईं। ये स्पष्ट रूप से एक निर्धारित स्थिति है।
वेई शेंग इस समय केवल गोली काट सकता है और अनगिनत आंखों के ध्यान में खाली मध्य ट्रैक की अग्रिम पंक्ति में कार खड़ी कर सकता है। सौभाग्य से उसने अपना चेहरा ढक लिया। वेई शेंग ने धीरे से आह भरी। लाओ वान के बारे में सोचते हुए कहा कि लियू शाओ की आज काली टीम के साथ एक नियुक्ति थी और लाओ वान को डर था कि झेंग जी आ जाएगा और यह पता लगाएगा कि उसने जल्दबाजी में खुद को इस खेल में भाग लेने दिया, कुछ गलत हो गया होगा। इस समय लाओ वान ने झाओ लेई और ली लिन को भीड़ के सामने धकेल दिया और जब उन्होंने ये संरचना देखी तो चौंक गए। उसने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी। ओह गलत गलत, यह शाओ लियू का खेल है। एकल नियुक्ति। ली लिन चौंका। हाँ, लाओ वांग ने लगातार अपनी जांघ थपथपाई और अभी समझने के लिए नहीं कहा। इस समय सभी दर्शक एक क्षण की चुप्पी के बाद जोर से हंस पड़े। कौन इतना समझदार है और ट्रैक पर गाड़ी चलाते समय इतनी स्पष्ट स्थिति में पार्क करता है। इस समय वेई शेंग को नहीं पता था कि वह आगे जा रहा है या पीछे। उसने शर्मिंदगी में खिड़की नीचे कर दी जिससे एक नकाब पहने हुए छोटे चेहरे का पता चला। उसके सिर के पीछे की चोटी और छोटी आकृति से यह बताना मुश्किल नहीं है कि वह एक बच्चा है। सभी लोग जोर से हंसने लगे। स्टार्टिंग लाइन के सामने 3 पंक्तियों की गलियों को अलग करने वाली 2 अलावों में एक भूत के चेहरे की तरह पेकिंग ओपेरा का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था और ऐसी खूबसूरत और सुंदर लड़की के चेहरे पर अवर्णनीय मनोरंजन झलक रहा था। लाओ वांग। वेई शेंग ने लाओ वांग की ओर अपना सिर हिलाते हुए चिल्लाया, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि इस दौर में कुछ भी गलत तो नहीं है। ओह मेरे छोटे पूर्वज, ये गलत है, ये गलत है, ये खेल लियू शाओ का है। बूढ़े वांग ने भीड़ में जल्दी से अपना हाथ लहराया। वेई शेंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, ये बताने की जरूरत नहीं कि वह बहुत शर्मिंदा था। इस समय उसी पंक्ति की भीतरी लेन में टोयोटा सेडान से एक आदमी उतरा और चढ़ा। वह शाओ लियू था। वह मुस्कुराया और चिल्लाया, क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आए। दर्शकों के चारों ओर खड़ी भीड़ जोर से हंसने लगी। काली निशान के बगल में लगभग 27 या 28 साल का एक गंजा आदमी भी नीचे आया। उसने वेई शेंग को देखा और लियू शाओ से कहा, हे लियू जियानरेन, मुझे लगता है कि आप वास्तव में होताई काउंटी में नहीं हैं। ये लड़की ट्रॉटल पर है। हर जगह फिर से हंसी है। वेई शेंग भी थोड़ा नाखुश थे। जब आप ऑटो इंडस्ट्री के सीईओ थे तो आपको नहीं पता था कि ब्लैक रेस कहाँ खेलनी है। मुझे शाओ लियू कहो। लियू जियानरेन ने उसकी गर्दन पर हाथ मारा और उसकी आंखों में घूरने लगी। वेई शेंग ने अपने नाम के बारे में सोचते हुए अपनी बाहें उठाईं और अचानक संगीत में फूट पड़ा। लियू कुतिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे शाओ लियू कहते हैं। आप होताई काउंटी में मैदान भी साफ नहीं कर सकते है न। गंजे आदमी ने वी शेंग को तिरस्कारपूर्वक देखा। हालांकि लियू शाओ ने अपनी बाहें उठाईं और अपना हाथ लहराया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मत करो, ये कैसी जगह है। चूंकि यह छोटी लड़की यहाँ है इसलिए यह मेरी है। अगर आपको कोई मिल जाए तो निसान बैटल स्पिरिट एक व्यक्ति को भी नहीं ला पाएगी। निसान बैटल स्पिरिट। वेई शेंग ने फिर खुशी से कहा, ये युवा लोग वास्तव में खेलना जानते हैं। गंजे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। चलो हम 2-2 करके 3-3 करके लड़ें। तुम हमसे घृणा करते हो। वेई शेंग ने उसे एक नज़र देखा और खुद को सूखे भोजन के रूप में बीन बैग में भी नहीं गिना। लियू जियानरेन ने वेई शेंग पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि यह छोटी लड़की मुझे गिनती है। मैं 3 खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह वास्तव में अपने दिल में थोड़ा सा ढोल पीट रहा था। अगर वह वास्तव में 2 पर 2 हार गया तो वह कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप इस छोटी लड़की को गिनना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से अधिक बेकार होगा यदि आप जीतते हैं, और यदि आप हार जाते हैं तो आपका उपहास नहीं किया जाएगा। आखिरकार आपकी टीम में वास्तव में केवल 2 लोग ही गिने जा सकते हैं। मूल रूप से वह जलन को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस खेल में पहला पक्षी बन गया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की पेशेवर मुद्रा भी थोड़ी निराश थी। हारना शर्मनाक था और जीतना बहुत मुश्किल था। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह छोटी लड़की कैसे दौड़ी, लेकिन ये काफी समय था। दाएं और बाएं अपने लिए एक चेहरा ढूंढ रहे थे। गंजा आदमी अब और बकवास नहीं करना चाहता था। उसने किसी को बुलाने के लिए हाथ हिलाया और कार वेई शेंग के पीछे खड़ी कर दी। 3 पंक्ति वाले ट्रैक पर 6 कारें बड़े करीने से पार्क की गई थीं और जगह पर रखी गई थीं। शुरू से अंत तक वेई शेंग को हंसने के अलावा बीच में बोलने का कोई मौका नहीं मिला। ये देखकर कि मामला सुलझ गया है, उसने दरवाज़ा खोला और अपने पैरों से शव पर कदम रखा, अपना सिर कार की छत से बाहर निकाला और लियू जियानरेन को देखते हुए कहा, अरे अगर मैं जीत गई तो मुझे आधे पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। लियू जियानरेन हंसा, मुड़ा और कार में बैठ गया। उसने उस अजीब बच्चे को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अगर बच्चे की कार नहीं चल सकती तो यह और भी महत्वपूर्ण है। कार के अंदर वेई शेंग ने अपने होठों को मोड़ लिया। यद्यपि टर्बो इंजन वाली टोयोटा कार को लियू जियानरेन द्वारा चुना गया था, लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए कि जब इंजन की गति अपर्याप्त होती है और टरबाइन को धकेलने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं होता है तो टर्बो का प्रदर्शन एनए कार की तुलना में खराब हो सकता है।
वास्तव में वीशेंग को इस बात की परवाह नहीं है कि कार कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है या नहीं। आखिरकार यह कोई मास्टर शोडाउन नहीं है। यदि मास्टर्स के बीच का अंतर 1000 मील जितना छोटा हो सकता है और प्रतिस्पर्धा का ये स्तर और कारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, तो वीशेंग अभी भी बहुत आश्वस्त है। सीटी बजने के बाद 3 पंक्ति वाली कार तेजी से आगे बढ़ गई। शुरुआत में वीशेंग की क्लासिक कार स्पष्ट रूप से सभी से पीछे थी, भले ही उसके पीछे निसान ने आसानी से उसे पीछे छोड़ दिया हो। लगभग 500 मीटर की सीधी दूरी पर वीशेंग की कार अंत में रह गई। बस इतना ही कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। आग के सामने से गुजरते समय चेहरे के मुखौटे के पीछे एक जोड़ी चमकदार और शांत आंखें थीं। ये खत्म हो गया है, आपके पास $300 क्यों नहीं है? ली लिन ने आह भरी। हालांकि वीशेंग अपनी उम्मीदों से परे कार चला सकता था, लेकिन जब सभी ने शुरुआत देखी और उन्हें पता था कि वीशेंग आज हार सकता है, तो वह पीछे रह गया। ऊपर ये सभी लोग रेसिंग कारों के दिग्गज हैं, वीशेंग उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? लीक्यू भी अपने हाथ रगड़ती रही। ऐसा नहीं होगा, है ना? ये पहली बार था जब उसे पता चला कि वीशेंग अभी भी गाड़ी चला सकता है। झाओ लेई ने आह भरते हुए कहा, लीलिन, क्या आपका बच्चा भविष्य में काम करने में विश्वसनीय होगा? जो कुछ वास्तव में हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा बूढ़ा राजा हर काम बड़ी सावधानी से करने के लिए पैसे लेता है, और अगर कुछ हो जाए तो किसी को कोई दोस्त नहीं मिलना चाहिए। बूढ़े वांग ने निराश भाव से अपने होंठ सिकुड़े और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने खुद को आवेग के लिए दोषी ठहराया। जितना अधिक मैंने इसके बारे में बाद में सोचा, उतना ही अविश्वसनीय। मैंने वास्तव में उस लड़की को चाबी क्यों दी? अब कुछ और मत मांगो, बस सड़क पर कुछ मत मांगो। पहले क्या है और पहले क्या नहीं? उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह एक टीम प्रतियोगिता थी जहां लियू शाओ के मैदान को तहस नहस करने के लिए आए थे। लियू शाओ और अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करना, उन्होंने पिछले 2 दिनों में टीम की क्षमता देखी है और मैंने सुना है कि वे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। इसके अलावा वीशेंग की खुद की कार रेसिंग के बारे में सुनने के बाद वह जानता था कि यह पोस्ट मैच लाभांश पैसे की बर्बादी हो सकती है, लेकिन सामने का सारा पैसा एकत्र किया गया था और इसे कार देखने वाले भाइयों में भी वितरित किया गया था। ये केवल वीशेंग को दोष देना है कि लड़की ने प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले बात की थी। यदि आप जानते कि उसके लिए ये कौन करेगा। इस समय पहले कोने से गुजरने के बाद वीशेंग अभी भी सभी से पीछे थी, क्योंकि वह अंत तक गैस पैडल पर कदम रख रही थी, इसलिए वह ज़्यादा दूर नहीं गिरी। कई गाड़ियां लगभग लड़खड़ाती हुई एक दूसरे को रास्ता दिए बिना ही रोक रही थीं। वीशेंग, जो सबसे आखिर में था, वह आसानी से पहली कार यानी गंजे आदमी की कार की पिछली लाइट देख सकता था। अन्य निसान खिलाड़ियों ने भी उनके साथ मिलकर दूसरों को पीछे से रोकने में सहयोग किया। टोयोटा सेडान में लियू जियानन के माथे पर पहले से ही पसीना था। इस समय वह गंजे आदमी निसान के शरीर का लगभग आधा हिस्सा था, लेकिन वह उसे पार नहीं कर सकता था। रियरव्यू मिरर से पीछे की ओर देखते हुए उसका साथी निसान टीम द्वारा पकड़ा जा रहा था। अन्य 2 कारें पीछे फंस गईं। जहां तक छोटी लड़की की कार का सवाल है, वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख सका। मेरे साथियों ने मूल रूप से इस पर भरोसा नहीं किया। शुरुआती सहयोग गंजे आदमी की कार को रोकने में विफल रहा, लेकिन अब वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा अवरुद्ध है। एकमात्र मौका मूल रूप से गंजे आदमी को पार करना है। बस इतना है कि पहले मोड़ से ही हम देख सकते हैं कि गंजे आदमी की मोड़ने की कला उससे बेहतर है। अगर वह ड्रिफ्ट कौशल में माहिर है तो उसे कोने में ओवरटेक करने में ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रेनडियाओ के साथ कभी ड्रिफ्टिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन ये तकनीक बहुत जटिल है और बहुत सारी बातें करती है। विभिन्न मॉडलों के लिए विभिन्न ड्रिफ्टिंग विधियां हैं। यदि कोई सावधान नहीं है तो रोल ओवर की संभावना है। विशेष मार्गदर्शन के बिना यह मुश्किल है। स्वयं सीखा। निसान टीम के गंजे आदमी के लिए, हालांकि वह टीम का कप्तान होने का दावा करता है, उसे धीमा होना चाहिए और समय से पहले कोने को लेना चाहिए। हालांकि उनका स्तर उनके टिकट खिलाड़ियों के समूह की तुलना में थोड़ा अधिक है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं है। तुलनात्मक पक्ष उनका फ्लैंकिंग सहयोग होना चाहिए। लियू जियानरेन के माथे पर हल्का पसीना आ गया है और सबसे ज़्यादा घबराहट उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से ज़्यादा पीछे नहीं, बल्कि केवल कुछ ही मिनट की दूरी पर रह जाने की है। ... दूर से देखने पर दूसरा कोना भी नजर आने लगा है। वीशेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सामने की कई कारों ने लगभग एक ही समय में अपने ब्रेक चालू कर दिए और इस समय वीशेंग ने देखा कि सुई सीधे अंतराल से गुजर गई और लगभग कुछ मिनटों तक दोनों तरफ की कारों के शरीर से टकरा गई। इस समय दोनों तरफ की कारों के लिए क्लैंप की ओर दबाव डालना असंभव है। इसके तुरंत बाद वीशेंग ने ब्रेक लगा दिए और खूबसूरत ब्रेकर ड्रिफ्ट तेजी से और साफ साफ चलते हुए कोने के चारों ओर घूम गया और यह बेहद खतरनाक था। ब्रेकर ड्रिफ्ट का सिद्धांत वास्तव में ब्रेक का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को आगे की ओर ले जाना है, जबकि पीछे के पहियों को लॉक करके उन्हें अपनी पकड़ खोने से बचाना है। हालांकि ब्रेकर ड्रिफ्ट में महारत हासिल करना अधिक कठिन है,
क्योंकि ब्रेक को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अंडरस्टेयर और दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। हालांकि यदि ब्रेकर ड्रिफ्ट तकनीक में महारत हासिल कर ली जाए तो ये घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर पूर्ण लाभ देगी। इस समय वेई शेंग के ड्रिफ्टिंग कॉर्नर ने आखिरी 3 कारों को जल्दी से पीछे छोड़ दिया। हालांकि यह केवल कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, लेकिन अब उसे उनकी परवाह नहीं थी। आगे केवल गंजा आदमी और लियू जियानरेन ही बचे थे। मुखौटे के पीछे वेई शेंग ने अपने होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खींची। उसने अपनी गति को सीधी लेन में सबसे अधिक गति तक बढ़ा दिया और आगे की 2 कारों के करीब पहुंचता रहा। इस समय लियू जियानरेन के पास उल्टे दर्पण में देखने का समय नहीं था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह ऊपर आएगा, उसका एकमात्र साथी पीछे से अवरुद्ध हो जाएगा। वह अब मदद करने में सक्षम नहीं है। वह केवल एक ही काम कर सकता है कि अगले चक्कर में गंजे आदमी को पीछे छोड़ दे। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो उनसे जीत की उम्मीद की जाती है। उस समय वे आक्रामक निसान टीम को 2 से 3 से हरा देंगे। क्या उन्हें हुताइशान के लिए और अधिक चेहरा बनाना चाहिए? ये सिर्फ इतना है कि स्थिति लोगों से बेहतर है। सपनों और वास्तविकता के बीच हमेशा एक अंतर होता है, और गंजा सिर वाली तकनीक स्पष्ट रूप से खुद से बेहतर है। वह शुरुआत में उससे आगे नहीं निकल पाया और उसका चक्कर लगाने का कौशल भी उससे उतना अच्छा नहीं था। आगे निकलने की चाहत एक ऐसी खाई की तरह है जिसे पार करना मुश्किल है। दूसरा कोना आते देख लियू जियानरेन की हथेलियों में पसीना आने लगा। इस समय पीछे की हेडलाइट्स अचानक चमक उठी, जिससे लियू जियानरेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रियरव्यू मिरर को देखते हुए उसका चेहरा अचानक हैरान हो गया। ये कार, पीछे वाले वाहन का मतलब बहुत स्पष्ट था, और वह मोड़ पर ओवरटेक करने वाला था और उसने उससे जगह बनाने के लिए कहा। इसके बारे में सोचने के बाद लियू जियानरेन थोड़ा बाहर की ओर चले गए। अगले ही पल आपने देखा कि पीछे की गाड़ी कोने में मुड़ रही है और सुंदर पूंछ आसानी से कट जाती है। कोने से बाहर निकलते समय ये गंजे वाहन के समानांतर है। दोनों कारें लगभग एक ही समय में गति बढ़ाती हैं और तब तक प्रवेश करती हैं। और अगले दृश्य ने लियू जियानरेन को स्तब्ध कर दिया। मैंने देखा कि उस छोटी लड़की की कार उसके गंजे सिर से टकरा गई। स्वाभाविक रूप से गंजे सिर ने जल्दी से चकमा दिया और अपनी कार को टकराने नहीं दिया, लेकिन छोटी लड़की की कार का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिस समय उस गंजे सिर ने बचाव किया, उसने अचानक गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गई। एक ही पल में वह आधी कार दूर जा गिरा। कार में वेई शेंग ने अपना मुखौटा उतार दिया। ये खतरनाक कदम मुखौटा पहनने के लिए वास्तव में असुविधाजनक था और वह इस चीज को जल्दी से उतारना चाहता था। जहां तक तरकीबों की बात है तो उसके पास गंजे सिर जैसे नए लोगों से निपटने के लिए सैकड़ों तरकीबें हैं। फिनिश लाइन पर ली क्यू और अन्य लोग चिंतित दिखे। कुछ वेई शेंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और कुछ को चिंता थी कि अगर कुछ हुआ तो वे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इधर आओ, दूर से लगातार कुछ चिल्लाहटें आने लगी, जिससे सभी लोग सांस रोककर देखने लगे। लिक्वी ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा और बड़बड़ाता रहा, कोई दुर्घटना न हो, कोई दुर्घटना न हो, बस सुरक्षित वापस आ जाओ। इतनी जल्दी? पहला कौन है? 320। फोन करने वाले ने लाइसेंस का अंतिम नंबर तो बता दिया, लेकिन 320 कौन सा है? वूश! सबके सोचने का इंतजार किए बिना पुरानी काली कार तेजी से मोड़ से गुजरी और सबके सामने आ गई और तेज गति से फिनिश लाइन पार कर गई। कार में वेई शेंग ने फिर से मास्क पहना और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखने के लिए अपनी कलाई उठाई, जिसमें कुल 10 मिनट और 28 सेकंड का समय लगा। पिछले राउंड की शुरुआत से अंत तक 15 मिनट लगे। वेई शेंग ने सोचा, यदि आप कार बदलते हैं और पूरी ताकत से दौड़ते हैं तो आप कम से कम 2 मिनट की गति बढ़ा सकते हैं। उनकी उम्र की गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक वे गाड़ी शुरू नहीं करेंगे तब तक उन्हें गाड़ी का निचला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। वेई शेंग ने अपनी कमर को फैलाया और कार का दरवाज़ा खोला। ली क्यू आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। मेरी माँ, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, क्या तुम ठीक हो? वेई शेंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखने दिया और देखा कि लाओ वांग, झाओ लेई और ली लिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलते समय झाओ लेई ने वेई शेंग के पीछे खाली ट्रैक की ओर देखा। शाओ लियू और अन्य, दुर्घटना हो जाएगी, अन्यथा वे क्यों नहीं पहुंचे? अगर कुछ गलत हुआ तो नोटिस दिया जाना चाहिए। लीलिन समझ नहीं पाया और जल्दी से वेई शेंग से पूछा, वे कैसे हैं? बीच रास्ते में कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, है ना? वेई शेंग थोड़ा असहाय था। अकेले पहले दौड़ने की हिम्मत करना अविश्वसनीय था। उसे इस आधार पर दौड़ना था कि दूसरी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थीं। ली क्यूई ने आगे बढ़कर वेई शेंग की बांह खींची। आपने आखिर गाड़ी कब चलाई? मुझे क्यों नहीं पता? दूसरों के न आने की बात तो दूर, वेई शेंग के लिए पूरी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाना वाकई मुश्किल है। यकीन मानिए। वेई शेंग मुस्कुराया। तुम्हें नहीं पता, एक चाचा थे जिन्होंने मुझे गुप्त रूप से गाड़ी चलाना सिखाया था। वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बारे में मेरे माता पिता से बात मत करना, वे सहमत नहीं हैं।
लीक्यू ने ऐसे झूठ पर विश्वास किया जो जांच के दायरे में नहीं आ सकता था, अन्यथा उसके पास इससे बेहतर स्पष्टीकरण क्या हो सकता था। इस समय वह केवल उत्साहित और प्रशंसित थी और उसे थोड़ा उलझन महसूस हुई, जैसे कि वह अचानक अपने सामने वेई शेंग को नहीं पहचान पाए। कुछ लोग बातें कर रहे थे और पीछे से एक कार की लाइट धीरे से चमकी। यह उस गंजे आदमी की कार थी जो कोने से आ रही थी। गंजे आदमी की कार अभी रुकी ही थी और लियू जियानरेन की कार भी लोगों की नज़रों में आ गई। यदि वेई शेंग ने गलत अनुमान नहीं लगाया होता तो गंजे सिर वाले निशान ने डिवाइस बदल दी होती और लियू जियानरेन के पास बहुत अधिक विस्फोटक शक्ति होती, अन्यथा वह बाद के चरण में इतना नीचे नहीं गिरता। हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जब गंजा आदमी कार रोकेगा तो वह कार से बाहर निकलेगा और गुस्से से वेई शेंग की ओर बढ़ेगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? बोलते समय उसने वेई शेंग के चेहरे पर से नकाब हटाने के लिए अपना हाथ उठाया। वेई शेंग जल्दी से चकमा देकर उसे देखता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपने पैर मत हिलाओ। इस समय लियू जियानरेन जल्दी से कार से उतर गया और आगे भागा। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, उसने कहा और अपने पीछे वेई शेंग की रक्षा की। गंजे आदमी ने अपने चेहरे पर गुस्से को दबा लिया और अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लियू जियानरेन, मुझे परवाह नहीं है कि आप अपना सहायक कहाँ से लाते हैं, इस बार मैं गुमराह हूँ। हमारे साथ एक और नियुक्ति करने की हिम्मत है, बस एक अपॉइंटमेंट ले लो, तुमसे डर लगता है, लियू जियानरेन ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और गंजे आदमी को घूरते हुए कहा, इसके अलावा यह मेरी हेल्प नहीं है, तुमने भी उसे अकेले ही अंदर आते देखा है। गंजा आदमी उसे ठंडी निगाहों से घूरता रहा, फिर मुड़कर चला गया। परसों शाम को 8 बजे। गंजे आदमी को जाते हुए देखकर ली लिन, ली क्यू और झाओ लेई ने एक दूसरे की तरफ देखा। पता चला कि शाओ लियू और अन्य लोगों की दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि वेई शेंग ने वास्तव में पहला स्थान प्राप्त किया था। इस समय लाओ वांग जल्दी से वापस चला गया और गंभीरता से कहा, इस पहाड़ी सड़क पर सबसे तेज रिकॉर्ड 13 मिनट और 48 सेकंड का था, जो परसों निशान टीम द्वारा निर्धारित किया गया था, और वेई शेंग ने केवल 10 मिनट और 28 सेकंड का समय लिया। वह बस चला गया, पता लगाने के लिए किसी को खोजें। जब उसने बोलना समाप्त किया तो सभी लोग आश्चर्य से वेई शेंग की ओर देखने लगे, और लियू जियानरेन, जो वेई शेंग के सामने खड़ा था, जो बहादुर और प्रतिष्ठित हुआ करता था, अचानक पलट गया और चापलूसी से कहा, मास्टर, आप भविष्य में मेरे गुरु होंगे, आपकी बहती चाल बहुत सुंदर है, आपको मुझे सिखाना होगा। वेई शेंग की आंखें नकाब के पीछे थोड़ी झुकी हुई हैं और उसका मुंह मुस्कुराहट की तरह है। मुझे मत बताओ, मैं अभी अंदर जाने में शर्मिंदा था, इसलिए मुझे फिर से तुम्हारा मालिक बनने में शर्म आ रही है। लियू जियानरेन स्थिर था और बच्चा स्पष्ट रूप से उसके गंजे सिर पर उन्हीं शब्दों के साथ दौड़ रहा था जो उसने अभी अभी दौड़कर कहे थे। वह जल्दी से हंसा, मैं इतना गुस्सैल बच्चा नहीं हूं और मैं अपने शब्दों को दोष देता हूं कि मैं टूट नहीं पाया, आप बुरा मत मानना। वेई शेंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? लियू जियानरेन ने पलटकर अंधाधुंध चिल्लाया। किसी ने जल्दी से पैसों का ढेर उठाया और उसे थमा दिया। लियू जियानरेन ने अपनी जेब से पैसे की एक छोटी सी गड्डी निकाली और आगे बढ़ा, मैं तुम्हें $5000 के लिए पूरी शर्त दे दूंगा, लाओ झेंग, फिर मैं उसे बारी बारी से दूंगा। आज उसके शरीर पर केवल 1000 बचा है, इसलिए मुझे पहले ट्यूशन का भुगतान करने का अधिकार है। इसे पूरा करो। बिना गिने उसने पैसे सीधे वेई शेंग के हाथों में थमा दिए। ली क्यू, ली लिन, झाओ लेई और लाओ वांग ने पैसों के ढेर को देखते हुए अपनी लार निगल ली। 6000 युआन। वेई शेंग को इतनी नकदी दे दी, लेकिन मैंने देखा कि वेई शेंग ने सीधे लियू जियानरेन के $1000 वापस फेंक दिए, और जब लियू जियानरेन पैसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे तो उन्होंने इत्मीनान से कहा, सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था कि सभी दांव मुझे दिए जाएंगे। दूसरा, मैं प्रशिक्षुओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उनका उपयोग भी करता हूं। कोई ट्यूशन नहीं। बोलने के बाद वह मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी तरफ चला गया। ली लिन, ली क्वी और झाओ लेई जल्दी से पीछे पीछे आए। लियू जियानरेन वहीं जम गया। उसके पीछे एक युवक तेजी से उसके पास आया और बोला, शाओ लियू, क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो? हालांकि लियू जियानरेन ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान रखी और अपना हाथ लहराया। छोटी लड़की का एक चरित्र है, उसका पीछा करते हुए, क्या आपने नहीं देखा कि मुझे कौन परेशान कर रहा है? फिर उसने यह नहीं देखा कि वह कैसी दिखती है, पीछे मुड़कर कहाँ देखे। युवक ने भौहें सिकोड़ी। लियू जियानरेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या कोई उसे नहीं जानता? ये कहते हुए उसने लाओ वांग की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। ... वेई शेंग, तुमने अभी क्या दिखावा किया? हमें गांव और दुकान तक जाना है। रास्ते में ली क्वी ने उदास भाव से वेई शेंग की पीठ को देखा। इस समय वेई शेंग ने पहले ही अपना मुखौटा उतार दिया था और वहां पैसे गिन लिए थे। गिनने के बाद उसने बिना सोचे समझे झाओ लेई को बैंक नोटों का ढेर थमा दिया। ये 2005 है। पहले से तय था कि 1.5 व्यक्ति
झाओ लेई के चेहरे पर आश्चर्य था। उसने पैसे लिए और मोटा हिस्सा निचोड़ा और तुरंत अपना सिर हिलाया। मैंने पहले कहा था कि एक दौड़ में अधिकतम 5 कारें होती हैं और अधिकतम संख्या केवल 1500 होती है। झेंगजी 300 और 1002 के लिए चले गए। यह आपके लिए पर्याप्त है कि आप मुझे 600 बांट दें। अभी आपने लाओ वान को काम के लिए 200 दिए और फिर मुझे 400 दे दो। वेई शेंग ने कहा, पैसे वापस कर दो। वेई शेंग ने आश्चर्य से अपने हाथ में वापस आए पैसों को देखा और फिर 1000 युआन गिनकर झाओ लेई को सौंप दिया। तुम बच्चे बहुत खास हो, यह 1000 ले लो, ये सब करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। झाओ लेई ने पैसे लेने में संकोच किया, ध्यान से उसे अपनी जेब में डाला। उसे एक माह मिली, 1000 युआन। इस समय उसे नहीं लगा कि वी शेंग के शब्दों में कुछ भी गलत था। ये पैसा तुम्हें यूं ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी स्थिति के बारे में किसी को मत बताना, न ही लाओ वान को। वेई शेंग ने आगे कहा। झाओ लेई ने जल्दी से सिर हिलाया। वह समझ सकता था कि वेई शेंग का क्या मतलब था। वह एक छोटी लड़की थी जो ऐसी जगह पर दौड़ने आई थी जहां ड्रैगन और सांप मिले हुए थे और 80% लोग नहीं चाहते थे कि लोग इसे पहचानें। मास्क पहनना भी वैसा ही होना चाहिए। वेई शेंग वास्तव में डरती है कि जब वह अपना चेहरा दिखाएगी तो उसे याद किया जाएगा और भविष्य में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। रेसिंग के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन ये सब उसके मूड में है और वह इसे अन्य चीज़ों के साथ मिलाना नहीं चाहती। इस समय वेई शेंग को भी थोड़ा पछतावा हुआ। मैंने अभी जो कहा वह नीचे की ओर सवारी होनी चाहिए। केवल पैरों और पैरों से जीवन भर चलने में इंसोल खर्च होता है। इस समय अचानक पीछे से एक कार का हॉर्न बजा और सभी ने मुड़कर देखा कि काली कार, जिसे वेई शेंग ने अभी अभी चलाया था, तेजी से आ रही थी। वेई शेंग को पहचाने जाने से बचने के लिए दोबारा मुखौटा पहनना पड़ा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कार उनके पैरों के पास रुके। खिड़की खुलने के बाद बैंगनी रंग में रंगा हुआ बूढ़े वांग का सिर सामने आ गया। वह मुस्कुराया, शाओ लियू ने मुझे तुम्हें विदा करने के लिए कहा था। वे सभी अवचेतन रूप से वेई शेंग की ओर देख रहे थे, ये सोचकर कि वह कार को पकड़कर रखेगी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह मुस्कुराए, इसलिए उसने सबसे पहले दरवाजा खोला और कार में कूद गई और बुदबुदाते हुए कहा, यह बच्चा बहुत समझदार है। कई लोग अश्वेत बन गए, लेकिन वह काउंटी पार्टी समिति के सचिव लियू का पोता और टाइगर कैनरी का युवा मालिक था और उसे हुताई काउंटी में एक पूर्ण राजकुमार के रूप में माना जाता था। एक के बाद एक कार में बैठते हुए वेई शेंग, ली क्वी और ली लिन पीछे बैठे, झाओ लेई सह पायलट में बैठे। कार से कुछ दूर पर फिरौन ने अपना शुरुआती रवैया बदला और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने अभी उन्हें ये कहते हुए सुना कि आपका नाम वेई शेंग है। ओह, मेरे फिरौन को पहले ताइशान के बारे में पता नहीं था। इस दौड़ के लिए आपका धन्यवाद। खैर, या हम हुताइशान बाहरी लोगों को धमकाने दे सकते हैं। आप नहीं जानते, निसान ने परसों खेल जीता था और शोर यह है कि हुताई काउंटी में कोई नहीं है। अरे, आपकी उम्र के आधार पर झाओ लेई एक स्कूल से है ना? कार कुछ देर तक शांत रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वेई शेंग अपनी बाहें मोड़कर सीट पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कि वह सो रहा हो। लाओ वांग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, मैं शायद बहुत थक गया हूँ। कार थक गई है, विशेष रूप से थक गई है। किनारे पर झाओ लेई ने कहा, हे मत पूछो, वेई शेंग एक दोस्त का दोस्त है और मैं तुम्हें आज पहली बार देखूंगा। ओह, लाओ वांग ने सिर हिलाया और रियरव्यू मिरर से वेई शेंग की ओर देखा। ये देखकर कि वह वास्तव में सो रही थी, उसे अपनी आंखें घुमानी पड़ी और बिना कोई और सवाल पूछे गाड़ी चलाना जारी रखना पड़ा। जैसे ही लाओ वांग ने लोगों को पहाड़ से नीचे भेजा, वेई शेंग जाग गई। उसने अहंकार से उन्हें टैक्सी से वापस ले लिया और लाओ वांग के उन्हें घर भेजने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लाओ वांग उसके साथ संबंध नहीं बना सका, इसलिए उसे कार वहीं रोकनी पड़ी जहां उसे शहर में टैक्सी मिल सकती थी। तो चलो यहां अलग हो जाओ, मैं ली लिन को गेम खेलने के लिए ले जाऊंगा। जब लाओ वांग चला गया तो झाओ लेई ने कुछ उत्साह के साथ ली लिन का कंधा पकड़ लिया। लिक्वी थोड़ी नाखुश थी, इसलिए उसे गुस्से में वेई शेंग के साथ टैक्सी से घर जाना पड़ा, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे और अगर उसके माता पिता घर पर नहीं होते तो वे पागल हो जाते। वापसी के रास्ते में ली क्यूई उत्साह से वेई शेंग का पीछा करते हुए सवाल पूछते रहे। बाद वाले को भी सवालों के जवाब देने थे। संक्षेप में, वे औपचारिक थे और ली क्यूई ने सुनने के बाद विस्तार से नहीं बताया। घर के दरवाजे पर ही दोनों अलग हो गए। वेई शेंग के घर पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी मां वापस नहीं आई है। उसने जल्दी से 500 युआन वापस मां की अलमारी में ठूंस दिए, कमरे में वापस आकर दराज में रखे बचे हुए 3500 युआन फेंक दिए। बस बड़े बिस्तर पर गिर गए। ये सोचते सोचते कि परसों स्कूल शुरू हो जाएगा, समय पलक झपकते ही बीत गया। पलक झपकते ही चारों ओर देखने पर पता चलता है कि कमरे में सब कुछ साफ हो चुका है और ऐसा लगता है कि इसे बाहर ले जाया जा रहा है। पूरा घर मूल रूप से खाली है, सिवाय कुछ फर्नीचर के जिन्हें खरीदार ने छोड़ने का वादा किया था।
वेई शेंग ने आह भरी। वह दोबारा जन्म लेने से पहले कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के लिए अनिच्छुक था। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हुए यांग लिचुन घर चला गया। घर पहुंचकर वह सबसे पहले वेई शेंग के कमरे में आए और देखा कि वेई शेंग बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कहा, जियाओ शेंग, स्कूल जल्द ही शुरू हो जाएगा और मेरे पास और किताबें पढ़ने का समय है। बोलने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे में वापस गई और वेई जिफांग से बात करने लगी। वेई शेंग अपनी मां के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कुछ देर तक सुनता रहा, जिसका मतलब था कि घर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और घर कल सौंप दिया जाएगा और पैसे उसके पिता को भेज दिए जाएंगे। कमरे में वापस आकर वेई शेंग डेस्क के सामने खड़ा था और भौहें सिकोड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वह कल अपने चाचा के घर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था और ये तितली प्रभाव भी था जो उसने लाया था। कुछ चीजें बदल दी गई हैं, इसलिए मेरे पिता की मृत्यु और मेरा भविष्य मेरी इच्छानुसार बदलेगा। उस समय की प्रमुख घटनाओं के लिए वेई शेंग ने अपना सिर घुमाया और कोने में चार्जिंग मोबाइल फोन को देखा। उसके होंठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। मेरा मानना है कि यह हमेशा उपयोगी रहेगा। परसों स्कूल शुरू हो जाएगा, लेकिन आज रात वेई शेंग ने अपनी मां की तरह नहीं पढ़ा, बल्कि जल्दी लेट गया। एक तो ये कि वह कुछ दिनों पहले सुबह से लेकर रात तक जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा करती रही है, और दूसरा ये कि उसे जल्दी उठकर काम करना है। अभी कितनी जल्दी है? अगले दिन सुबह सुबह अंधेरा हो चुका था और वेई शेंग का दरवाज़ा यांग लिचुन ने बिस्तर से खींच लिया। हालांकि उसका पिछला जीवन बहुत ही आत्मा अनुशासित था और उसकी जीवन शैली बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शारीरिक थकान के कारण था या पुनर्जन्म के पिछले कुछ दिनों में सारा तनाव और सतर्कता गायब हो गई थी। वेई शेंग हर दिन लगभग 10 बजे स्वाभाविक रूप से जाग जाती थी। उस समय उसकी रिश्तेदार और दादी ने घड़ी देखी तो सुबह के सिर्फ 4:30 बजे थे। माँ थोड़ी देर में 7:30 बजे काम पर चली जाएंगी। इन 2 दिनों की औपचारिकताओं से गुजरने के बाद छुट्टी मांगना मुश्किल है। वेई शेंग की नींद भरी आंखों और नींद भरी नज़रों का सामना करते हुए यांग लिचुन ने समझाया। वेई शेंग ने जम्हाई ली और बिस्तर से बाहर निकली और ईमानदारी से अपना चेहरा ठंडे पानी से धोने चली गई। तापमान में अचानक गिरावट ने उसे होश में ला दिया और वह पूरी तरह से जाग गई। ये वास्तव में शरद ऋतु है। वेई शेंग ने खिड़की के बाहर काले आकाश को देखते हुए आह भरी। तुम बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान जमा कर लो। यांग लिचुन की चीख कमरे से आए और वेई शेंग जल्दी से कमरे में घुस गया और अपने कपड़े और किताबें पैक करना शुरू कर दिया। उनकी मां के काम के घंटों के अनुसार उन्हें 7 बजे से पहले अपने चाचा के घर पहुंचना था। उत्तर में अक्टूबर के आरंभ में मौसम आमतौर पर गर्म होता है तथा अभी शरद ऋतु जैसा महसूस नहीं होता है, लेकिन सुबह और शाम को मौसम ठंडा रहेगा। खासकर जब लोग सुबह 5 या 6 बजे उठते थे तो इतनी ठंड होती थी कि लोग गर्म बिस्तर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। 5:30 बजे माँ और बेटी जाने के लिए तैयार हो गईं। चून की अंतिम लक्ष्य होताई काउंटी से दूर दक्षिण की ओर जाना था, इसलिए घर के साथ साथ सभी बड़े फर्नीचर भी विक्रेता को कम कीमत पर दे दिए गए। इस समय माँ और बेटी के पास चादरों में लिपटे 3 पैकेज थे। उनमें से एक में माँ और बेटी के लिए कपड़े थे, एक में बिस्तर था जिसे यांग लिचुन फेंकने के लिए अनिच्छुक था, और दूसरे में अव्यवस्था का ढेर था जिसमें वेई शेंग की किताबें, कपड़े धोने के बर्तन, घर पर विभिन्न दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए छोटे बैग आदि शामिल थे। वेई शेंग ने एक उठाया, यांग लिचुन ने एक उठाया और दोनों बाहर चले गए। जाने से पहले वेई शेंग ने अपना सिर घुमाया और पुराने घर पर गहरी नजर डाली। स्लाइडिंग ग्लास दरवाजों वाला शौचालय, डाइनिंग रूम की पूरी दीवार पर लगा आईना, आईने के नीचे छोटी छोटी सजावट, कमरे के प्रवेश द्वार पर 3 मंजिल का कोने वाला स्टोरेज टेबल। बचपन की यादें पानी की लहरों की तरह थीं, और ये छोटी छोटी वस्तुओं की स्मृति के टुकड़े ही थे जिनके कारण वह हमेशा आधी रात के बारे में सपने देखा करती थी। जैसे ही घर का सुरक्षा द्वार बंद हुआ, बगल का दरवाजा खुल गया। लिक्वी का सिर बाहर आ गया और वह जल्दी से कमरे में चिल्लाई, माँ और पिताजी, चाची यांग बाहर हैं। 2 कदमों की आवाज के साथ अपने कोट में लिपटे एक पुरुष और एक महिला, ऐसा लग रहा था जैसे वे अपना चेहरा धोने से पहले ही बाहर निकल आए हों। मैंने क्यूई को ये कहते हुए सुना कि तुम आज आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है और मैंने तुमसे नहीं पूछा क्या तुम्हारी माँ इन चीज़ों को ले जा सकती है। ये ली क्यूई के पिता थे जो बात कर रहे थे और उन्होंने इसे छीन लिया। यांग लिचुन के हाथों में 2 पैकेज। लिक्वी की मां ने भी वेई शेंग के हाथ से पार्सल ले लिया और यांग लिचुन से कराहते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्यों दूर जा रहे हो। यांग लिचुन ने माफ़ी मांगते हुए और असमंजस में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले नहीं पता था कि घर कब बेचना है। जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने इस पैराग्राफ को बेचने की जल्दी की। मैं हर दिन सुबह जल्दी निकल जाता था और देर से वापस आता था, इसलिए मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। मैंने सुना है कि तुम कुछ समय के लिए किसी रिश्तेदार के घर रहने जा रही हो। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हमारा घर ही रहने के लिए काफ़ी है। अगर तुम कहोगी कि तुम मेरे घर चली जाओगी तो बात खत्म हो जाएगी।
वे सब पड़ोसियों के हैं। नीचे जाते हुए लीकी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे पता था कि यह सिर्फ एक विनम्र टिप्पणी थी, लेकिन सुबह सुबह ये डिलीवरी उसकी मां के साथ अकेले नहीं गई थी, जैसा कि उसे याद था। वेई शेंग फिर भी बहुत आभारी था। अपने पिछले जीवन में वेई शेंग दिखावा करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसने ली क्यूई को जल्दी ही बता दिया कि वह दक्षिण की ओर चला जाएगा। उसके बाद उसे नहीं पता था कि वयस्कों ने कैसे फैसला किया और उसे हर दिन क्या करना चाहिए। फिर एक निश्चित दिन जब ली क्वी इस बारे में भूल गया तो वह अपनी मां के साथ अचानक चला गया और ली परिवार से विदा लेने जैसी कोई बात नहीं हुई। वृद्ध लोगों के लिए सुबह के व्यायाम के समय यांग लिचुन ने पड़ोस का अच्छी तरह से अभिवादन किया, अपने घर के सामने सुबह के बाजार में टहला और भाप से भरे बंस, रोल, सोया दूध और तली हुई आटे की छड़ियों की खुशबू ली। अप्रत्याशित रूप से इतनी जल्दी सड़क पर पक्षी वॉकर, कुत्ते के कुत्ते, स्टालों, सब्जी विक्रेताओं, नाश्ता, तली हुई आटा छड़ें और सड़क पर सोया दूध निचोड़ने वाले सोया दूध पहले से ही जीवंत हो गए हैं। कई लोग पहले से ही बस स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ली क्वी के परिवार ने उसे विदा किया था, इसलिए यांग लिचुन को बस का इंतजार करने के लिए उनके साथ जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने टैक्सी ले ली। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे हुए उसके बगल में 3 बड़े पैकेज रखे हुए थे। वेई शेंग ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक सोचा, कुई जियान अभी भी इस समय गर्म बड़े बिस्तर में सो रहा है। पिछले जन्म की तरह मैं स्कूल शुरू होने से पहले अंतिम दिन की सुबह सुबह अपनी मां के साथ नए घर की ओर दौड़ा। फर्क इतना है कि पिछली बार जब मैं सुबह सुबह अकेला निकला था, इस बार ली परिवार अपने परिवार के साथ विदा हुआ। पिछली बार जब मैंने बस ली थी तो इस बार मैंने अपनी मां के साथ टैक्सी ली। पिछली बार जब मैं किराए के मकान में गया था तो इस बार वह मेरे चाचा का घर था। चाचा का घर एक फैक्ट्री डिवीजन है। पूरा सामुदायिक परिसर कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से भरा हुआ है। उपनिदेशक के रूप में चाचा की हालत बहुत खराब नहीं है। उज्ज्वल 3 बेडरूम वाली बाहरी बालकनी से पहले उनकी मां यांग लिचुन ईर्ष्या करती थीं। मेरी मां हमेशा एक बड़ी बालकनी वाला लिविंग रूम चाहती थी, जहां वे जितनी चाहें अपने कपड़े और रजाई सुखा सकें। क्योंकि मैंने अपने सबसे बड़े चाचा को कल ही इसकी सूचना दे दी थी, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आज सुबह सुबह उन्हें परेशानी होगी। शू हुईजिन द्वारा स्वागत किए जाने और घर में कदम रखने पर उसने चमकदार सफ़ेद टाइल वाले फर्श को देखा, जिसे इतनी सफाई से पोंछा गया था कि उसे उस पर बाल का एक भी कतरा नहीं दिखा। फिर दरवाजे के दाईं ओर एक साफ सुथरी डाइनिंग टेबल है और फिर दाईं ओर रसोई का स्लाइडिंग दरवाज़ा है। इस समय स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला है और आप अंदर साफ सुथरी बड़ी रसोई देख सकते हैं। पेंट की गई सफ़ेद अलमारियां चमकदार सफ़ेद टाइलों के पूरक हैं। रसोई के स्लाइडिंग दरवाजे के दाईं ओर एक दरवाजा भी है। ये बाथरूम है। अंदर शॉवर रूम है जिसे वेई शेंग ने बचपन में बहुत हाई एंड माना था। पूरा बाथरूम बहुत विशाल है। अंदर एक वॉशिंग मशीन है और बाथरूम में वेई शेंग की नज़र में दुर्लभ है। वाटर हीटर। मुझे याद है कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं एक मेहमान था। मेरे चचेरे भाई यांग शियाओदोंग ने हमेशा उससे दावा किया था कि जल शोधक सीधे पी सकता है और पानी की गुणवत्ता शरीर के लिए स्वस्थ है और यह पानी निकालने वाली मशीन से बेहतर है। दरवाजे के बाएं हाथ पर लिविंग रूम है। लिविंग रूम में सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल और टीवी है। ये वेई शेंग के पुराने घर की शैली नहीं है जहां सिर्फ डाइनिंग रूम और शौचालय है। और कमरा दरवाजे के ठीक सामने है, जिसमें बाईं, मध्य और दाईं ओर 3 शयन कक्ष हैं। वेई शेंग के लिए अपनी मां की आंखों के कोनों में ईर्ष्या के हल्के संकेत देखना मुश्किल नहीं है। जल्दी से कमरे में जाओ। कमरे में सामान रख दो। बीच वाले कमरे में पहले भी मलबा जमा हुआ था और अभी अभी तुम्हारे लिए उसे साफ किया गया है। जू हुईजिन ने मां और बेटी को बीच वाले कमरे में ले गया। वेई शेंग और उनकी मां पहले भी यहां आ चुके थे और जानते थे कि बाईं ओर का मास्टर बेडरूम यांग लिपिंग और उनकी पत्नी का था और दाईं ओर का बेडरूम उनके बेटे यांग शियाओदोंग का था। बीच वाला कमरा इतना छोटा था कि बिस्तर पर रखने के लिए भी कुछ नहीं था। उन्होंने कोने में सामान जमा किया और लिविंग रूम में आ गए। यांग लिपिंग खिड़की के नीचे कंप्यूटर डेस्क पर बैठे थे और कंप्यूटर को घूर रहे थे। वेई शेंग ने उस पर नज़र डाली। वह स्टॉक देख रहा था। वेई शेंग ने सोचा कि आजकल स्टॉक बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन एशियाई वित्तीय संकट के मनोवैज्ञानिक दबाव और विदेशी शेयर बाजारों के पतन, बाढ़ और सहस्राब्दी बग की दहशत और अन्य कारकों के कारण सूचकांक 9 कारोबारी दिनों में 20% गिर गया। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण 1998 में आई भीषण बाढ़ के कारण न केवल देश जेड की अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि अधिकांश सूचीबद्ध कंपनियों को परिचालन संबंधी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। सामान्यतः 1998 में शेयर बाजार की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा पूरे वर्ष सूचकांक का प्रदर्शन अशांत रहा। यांग लिपिंग की भौहें सिकुड़ते हुए देखकर वेई शेंग ने अपना सिर हिलाया। वेई शेंग, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम समझ सकते हो? तुम्हारे चाचा स्टॉक मार्केट में हैं। जू हुईजिन ने उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। वेई शेंग मुस्कुराया और पलटा, क्या यह आज खुला नहीं है?
जू हुईजन अचंभित रह गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया। पीछे से यांग लिपिंग की आवाज़ आई, मैं पहले ट्रेंड का अध्ययन करूंगी, आप लोग खाओ। मैंने कंप्यूटर पर बहुत पैसा खर्च किया है। मुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी कंपनी से डाउनलोड किए गए डेटा का घर पर विश्लेषण किया जा सकता है। कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। वेई शेंग आपके छोटे भाई को बुलाता है। वह अभी भी सो रहा है। कहाँ? जू हुईजिन ने खाने की मेज पर बर्तन और चॉपस्टिक्स रखते हुए बड़बड़ाया। वेई शेंग ने कुछ देर सोचा। दरअसल 1998 में घरों में कंप्यूटर बहुत कम थे। अगर अमीर लोग भी थे तो भी मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना जो घर पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था। निवेशकों को मूल्य परिवर्तन देखने के लिए अभी भी प्रतिभूति कंपनियों के पास जाना पड़ता है। उसने पलटकर यांग शियाओदोंग के कमरे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नींद भरी आंखों और अस्त व्यस्त सिर के साथ दरवाज़ा खोला। क्या तुम सच में यहाँ हो? यांग शियाओदोंग ने वेई शेंग की ओर देखा और फिर यांग लिचुन की ओर जो खाने की मेज पर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छा से प्रामाणिक थी। बातचीत के बाद उसने न तो अपने दांत साफ किए और न ही अपना चेहरा धोया, इसलिए वह खाने की मेज पर बैठ गया। बड़े चाचा के घर पर दिन सामान्य था। मेरी माँ रात के खाने के बाद काम पर चली गई और वेई शेंग सफाई करने और पढ़ने के लिए कमरे में वापस चला गया। कल स्कूल का दिन है और पिछले कुछ दिनों में मेरी ट्यूशन का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर 10 साल में जो ज्ञान भुला दिया जाना चाहिए वह बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर खुद को समझाने वाला कोई ना हो तो इस ज्ञान को खुद से समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वेई शेंग जानता था कि यह जूनियर हाई स्कूल का सिर्फ दूसरा साल था और सीनियर हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा के निर्णायक दौर में अभी 1 साल से ज़्यादा का समय बाकी था। उसे लगता था कि उसके लिए ये समय काफ़ी है। वेई शेंग ने किताब बंद की, पलटा, फ़ोन उठाया और सिरिल को फ़ोन मिलाया। फ़ोन कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से सिरिल की नींद भरी आवाज़ आई, पागल वेई, अगर तुमने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया तो मुझे लगा कि तुम मर गए हो। वेई शेंग ने पूछा, आप तुरंत मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हैं? अक्टूबर 1998 में देश जेड में सबसे अच्छे स्टॉक कौन से हैं? दूसरी ओर से आवाज़ रुकी और असमंजस में पूछा, आप ये क्या पूछ रहे हैं? मुझे यह अभी चाहिए। वेई शेंग ने सीधे उत्तर नहीं दिया। फ़ोन के दूसरी ओर कपड़ों की सरसराहट की आवाज़ आई, उसके बाद कीबोर्ड पर चटकने की आवाज़ आई। खैर, 1998 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सबसे अच्छे शेयरों को अक्टूबर में बढ़ावा दिया गया था। XX जोबा, XX जल संरक्षण। पागल वेई, आप क्या करना चाहते हैं? क्या इस बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी देना संभव है? यदि नवंबर की छुट्टियों के शुरू होने के बाद? वेई शेंग ने कुछ देर सोचते हुए पूछा। आपका मतलब 8 अक्टूबर 1998 का दैनिक चार्ट है? ठीक है, मुझे डेटा डाउनलोड करना है, मुझे कुछ मिनट दीजिए, सिरिल ने कहा। इस समय वेई शेंग की सांस थोड़ी तंग हो गई और भगवान ने उसे जो बड़ा झटका दिया वह एकदम सही था। अब जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो कंपनी खरीदना असंभव है। ये सोचते हुए वेई शेंग ने फिर से अपना सिर हिलाया। अगर उसके पास वाकई बाजार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त धन था तो तितली के पंख उसके नियंत्रण से बाहर हो गए होंगे और तितली के प्रभाव ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कंपनी के साथ युद्ध शुरू करने के लिए बहुत बड़ी राशि का उपयोग करते हैं, लेकिन कंपनी ने पिछले जीवन में आपसे लड़ाई नहीं की है, तो उनकी प्रतिक्रिया के तरीके और रणनीति स्पष्ट रूप से यादृच्छिक हैं और संदर्भ के लिए कोई नमूना नहीं है। यदि पिछले जीवन का अनुभव इस मैनुअल पर आधारित है, लेकिन मैंने मशीन के आंतरिक सिद्धांतों और कार्यों को बदल दिया है, तो मैनुअल किस काम का है? लेकिन इससे पहले कि वह बड़े पैमाने पर तितली प्रभाव को भड़काए, उसे कुछ बड़े सौदे करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जानकारी दूं? फ़ोन के दूसरी ओर से आवाज़ आई। 8 अक्टूबर को गर्म सूरज ने धरती को नहलाया। हुताई काउंटी के चौथे मिडिल स्कूल में तेज हवा चली। पहले स्कूल के दिन वेई शेंग ने धूप का चश्मा पहना था और अपने चचेरे भाई यांग दी से लिया गया बेज रंग का स्कूल बैग अपने कंधों पर उठाया था और साइकिल को गलियारे से बाहर ले गया था। उसके पीछे यांग शियाओदोंग ने भी अपनी निरंतर परिवर्तनशील साइकिल को बाहर निकाला और उस पर शांत भाव से बैठ गया। उसने वेई शेंग के पहने हुए धूप के चश्मे को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब घर बिक जाता है तो परिवार के पास पैसा होता है ना? तुम अभी भी मेरे घर में क्यों रह रहे हो? ओह हाँ, घर बेचने के लिए मिले 2 पैसे शायद तुम्हारे पिताजी के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे बाहर जाकर उसकी भरपाई कर सकें। व्यवसाय कर रहे हो? क्या उनमें इतनी बुद्धि है कि वे 10 साल से अधिक समय तक 4th मिडिल स्कूल में शिक्षक रह सकें? वेई शेंग भी कार में चढ़ गया। क्या तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है? यांग शियाओदोंग ने ठंडी सांस ली। क्या ये सभी के लिए स्पष्ट है? और फिर भी मैं पढ़ाने के लिए अपनी माँ का उपयोग करता हूँ। जब तुम अपने घर आए थे तो तुम्हारी माँ ने हमें आमंत्रित करने के लिए बुलाया था। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो अपनी माँ से कहो, मेरे साथ इतनी बदमाशी मत करो। वेई शेंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक पर स्कूल की ओर चला गया।
मैंने यांग शियाओदोंग को पीछे से गाली देते हुए सुना, तुम्हें मुंह दिखाना है न? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पिता को अपने व्यवसाय के लिए भुगतान करना है। तुम बस भोजन के लिए भीख मांगने का इंतजार करते हो। अगर तुम खाना मांगोगे तो तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि यांग शियाओदोंग हाई स्कूल में पढ़ता था, इसलिए सड़क के एक दोराहे पर दोनों अलग हो गए। स्कूल के बाहर साइकिल को लॉक किया और स्कूल गार्ड के पास से गुजरते हुए वेई शेंग ने एक बार फिर उस बूढ़े आदमी को देखा जिसने बिना किसी सिलवट के अपने सूट और शर्ट को इस्त्री किया था। उसके बाल अभी भी तेल से सने हुए थे और वह अपने सिर के पीछे कंघी कर रहा था। मुझे एक भी बाल बाहर नहीं निकला था। जाहिर है, छुट्टी से पहले वेई शेंग द्वारा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से लगभग बाहर आने वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी वेई शेंग को पहचान लिया था। झुर्रियों से भरा एक बूढ़ा चेहरा जिसे कपड़ों की तरह इस्त्री नहीं किया जा सकता था, कुछ भारी लग रहा था। वेई शेंग ने उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे उसके दो छोटे बाघ के दांत दिखाई दिए। बूढ़े आदमी ने अचानक उसे घूर कर देखा और उसके गले में एक दबी हुई गुनगुनाहट थी। वह जोर से हंस पड़ी, एक छोटा सा गीत गुनगुनाया और इस स्मृति में परिसर में कदम रखा। दरअसल तियान वेई शेंग इन छुट्टियों के दौरान स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हालांकि 1998 में वापस आने के दिन वह स्कूल में बेहोश हो गई थीं और जब उठी तो उनके लिए यह एक सपने जैसा था। क्योंकि उस समय परिस्थितियां बहुत जटिल थीं, इसलिए मूड भी अधिक जटिल था। इस समय वेई शेंग ने सभी चिंताओं को एक तरफ रख दिया था और 10 साल से अधिक समय के बाद फिर से इस परिसर में कदम रखने की भावना थोड़ी पुरानी यादों और उत्साह से भरी हुई थी। शरद ऋतु की शुरुआती ठंडी हवा को सूंघते हुए, अपने आसपास के अनजान और जाने पहचाने चेहरों को देखते हुए, ऐसा लगता है जैसे वयस्कों का एक समूह कठिनाइयों से गुजरा है, समय के प्रवाह से गुजरा है और फिर से बैक बटन दबा दिया गया है, अपने स्कूल बैग को पीछे रखा है और परिसर में कदम रख दिया है। इस भावना को व्यक्त करना कठिन है। वेई शेंग, लिक्वी की आवाज़ अचानक पीछे से आई। वेई शेंग रुक गया और थोड़ी देर तक उसका इंतजार करने लगा। क्या तुमने आज वांग यान का इंतजार किया? लिक्वी ने वेई शेंग को अजीब तरह से देखा। वेई शेंग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे याद आया कि जब वह हुताई काउंटी के मिडिल स्कूल में था तो वह हर दिन स्कूल के सामने वांग यान के स्कूल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करता था। हालांकि ये सहमति केवल उसकी ही नहीं थी, बल्कि बड़ी और छोटी तथा अन्य 2 लड़कियों की भी थी। वांग यान के अलावा वेई शेंग का कई अन्य लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए यह एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा कर दी। कई लड़कियां स्कूल के गेट पर इंतजार कर रही थीं और मूल रूप से तब तक कोई संवाद नहीं था जब तक कि उनके नेता वांग यान एक स्कूल बैग लेकर नहीं आए। कदम दर कदम कई लोगों को रीढ़ की हड्डी मिल जाती है। ये सही है, वह बूढ़ा वांग वास्तव में आपके बारे में पूछता रहा। झाओ लेई और ली लिन दोनों ही परेशान थे, कह रहे थे कि लियू शाओ आपको आज रात के खेल में आमंत्रित करना चाहता था। ली क्यू ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी आंखों में गर्व के साथ मुस्कुराया। प्रसिद्ध लियू शाओ ने अपने दोस्त से भीख मांगी, जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आज रात का खेल, क्या तुम भूल गए? क्या निसान टीम ने लियू शाओ और अन्य लोगों के साथ अगली रात 8 बजे या आज मिलने का समय तय नहीं किया था? ली क्यू ने अनिच्छा से वेई शेंग की बांह पकड़ी। मुझे मत बताना कि तुम भूल गए। वेई शेंग ने वास्तव में इसे अपने मन में गंभीरता से नहीं लिया। क्या करें, जाएं या नहीं? लिक्वी ने अपनी कोहनी से वेई शेंग को धक्का दिया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वेई शेंग ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं। वह हुताई पर्वत में कुछ पैसे कमाना चाहती है, लेकिन उसे उनके गुजरने का इंतजार करना होगा, नहीं तो वह कम उम्र में ही इन झंझटों में फंस सकती है। कोई आत्म सुरक्षा क्षमता नहीं। जिन्हो मोटरस्पोर्ट के सीईओ के रूप में वेई शेंग सड़कों और उसमें अंधेरे के बारे में बहुत अधिक जागरूक हैं और पालन किए जाने वाले इतने उज्ज्वल नियम नहीं हैं। हालांकि यह केवल एक छोटा हुताई काउंटी है, लेकिन उनका मानना है कि यह मामला है। हताश लोगों की मदद करने की प्रकृति एक जैसी है। वह किसी को अकारण अपमानित नहीं करना चाहती थी या किसी के हितों को प्रभावित नहीं करना चाहती थी। लिक्वी ने शुरू में सोचा था कि वेई शेंग मना नहीं करेगा। आखिरकार उसने पहाड़ पर चढ़ते समय पहली बार यह प्रस्ताव रखा था। कक्षा में कदम रखते ही वेई शेंग ने स्पष्ट रूप से कक्षा में सन्नाटा महसूस किया, जहां मूल रूप से आवाज लोगों से भरी हुई थी और हर कोई उसे घूर रहा था। तभी कुछ लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और जोर से हंसने लगीं और हंसी संक्रामक बीमारी की तरह पूरी कक्षा में फैल गई। पहले दिन जब वे आधिकारिक तौर पर स्कूल लौटे तो वेई शेंग का स्वागत न तो प्यारे बच्चों के ऊर्जावान चेहरों से हुआ, न ही भारी कक्षा के अध्ययन से, बल्कि उपहास और उपहास की लहर से हुआ। कारण स्वाभाविक रूप से वेई शेंग ने छुट्टी से एक दिन पहले खेल के मैदान पर एक शरारती मजाक खेला। उसने अपने चेहरे पर तैयार की गई मुस्कुराहट को हटा दिया और शांत चेहरे के साथ कक्षा में चली गई, अपनी आंखों से ध्यान से अपनी याद में उस इमेज को खोजती हुई, फिर उसके पास चली गई और बैठ गई।
खिड़की के बाहर बड़े सफ़ेद चिनार के पेड़, चमकदार पॉलिश वाली एल्यूमिनियम मिश्र धातु की खिड़कियां, सफ़ेद और हरे रंग की कक्षा की दीवारें, पुराने जमाने की लकड़ी की डेस्क, कक्षा के पीछे ब्लैकबोर्ड, अखबार और सफाई करने वाले सहपाठी। वेई शेंग ने चारों ओर देखा, फिर अपनी लाल और सफ़ेद स्पोर्ट्स स्कूल यूनिफॉर्म की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस समय वांग यान चारों लड़कियों को कक्षा के सामने के दरवाजे से अंदर ले गया और फिर सीधे वेई शेंग की सीट पर जाकर खड़ा हो गया। वेई शेंग, भविष्य में हम दोनों में से कोई भी किसी को नहीं जान पाएगा। वांग यान, मेरा दोस्त तुम जैसा नहीं है। बोलने के बाद वह गुनगुनाता हुआ सीट की ओर चला गया। उसने सोचा कि इस छुट्टी में क्या वेई शेंग उसके साथ खेलने के लिए बाहर नहीं गया था। खैर, जब स्कूल शुरू हो जाए तो उसकी तलाश मत करना। उसने सोचा था कि स्कूल खुलने पर वेई शेंग हमेशा की तरह दरवाजे पर उसका इंतजार करेगा और फिर उसे कुछ रंग दिखाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वेई शेंग अपने स्वभाव के विपरीत अकेले ही चला जाएगा। ये बात वांग यान को परेशान कर रही है। वेई शेंग उसे क्या समझता है? तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? पहली से दूसरी कक्षा तक अगर वह उसे खेलने के लिए नहीं ले जाती तो उसके पास किस तरह के दोस्त होते? वेई शेंग के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने कक्षा का शेड्यूल पूछा और पहली कक्षा के लिए गणित की किताब निकाली। तुम क्या कर रहे हो? टेबलमेट अचानक गंभीरता से बोला। वेई शेंग ने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। अब भी उसे अपने डेस्कमेट का नाम याद नहीं आ रहा है। ये लड़का उसके जूनियर हाई स्कूल के करियर के दौरान शायद ही कभी बोलता था और खुद से ज्यादा पारदर्शी था। इस समय उसके साधारण से लेकर बेजान चेहरे को पहचानने में सक्षम होने के कारण वेई शेंग को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी याददाश्त अच्छी है। किताब ले लो। वेई शेंग ने अपने हाथ में गणित की किताब को देखा। तुम भूल गए, गणित की टीचर ने तुम्हें उसकी क्लास में न आने को कहा था। लड़के ने झिझकते हुए उसे याद दिलाया। वेई शेंग हैरान रह गया, अगर वह क्लास में न होती तो क्या करती? ये सोचते हुए उसने पूछा। लड़के ने अपने होंठ भींचे। ठीक से पीछे खड़े रहो। वेई शेंग ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे क्यों रोका? क्या बात है तुम्हें? छुट्टी से पहले ही तुम्हारी मासिक परीक्षा में नकल पकड़ ली गई थी। शिक्षक ने तुम्हें स्कूल शुरू होने के बाद खड़े होकर गणित की क्लास सुनने को कहा था। लड़के ने थोड़ी हैरानी से वेई शेंग की ओर देखा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वेई शेंग के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल सी दिखाई दी। उसे याद आया कि दूसरे दर्जे के तबादले से पहले भी ऐसी ही एक बात थी। मुझे याद है कि यह एक क्लास एक्टिविटी की वजह से था कि वेई शेंग को वांग यान ने एक ग्रुप में डांस करने के लिए बुलाया था। नतीजतन इस ग्रुप में वेई शेंग को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत अच्छा डांस किया। उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। छोटी उम्र में ही उसके साथ अन्याय हुआ और वह अपनी सांसों के लिए संघर्ष करना चाहता था। घर लौटने के बाद उसने अपने पिता से नृत्य कक्षाओं में दाखिला लेने की विनती की। उस समय उनके पिता ने वेई शेंग को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। उन्हें खुद इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन वे अपनी बेटी को प्रेरित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कक्षा में प्रवेश करने से 15 साल पहले उसे एक नृत्य कक्षा में दाखिला दिलाने का वादा किया। वेई शेंग ने नृत्य सीखने के लिए खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, लेकिन उसे ज़्यादा प्रगति नहीं मिली। परीक्षा के दौरान उसने अपने रोल पेपर की नकल करने के लिए उसी टेबल से चर्चा की, क्योंकि कक्षा में एक एक करके सिस्टम लागू किया गया था और हर गरीब छात्र अच्छे ग्रेड वाले छात्र के बगल में बैठा था। वेई शेंग के ग्रेड हमेशा मध्यम और निचले दर्जे के रहे हैं। 50 छात्रों के साथ वह 334वें स्थान पर थी। 1 से 1 के अनुपात के अनुसार वह स्वाभाविक रूप से गरीब छात्रों की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि उसी तालिका में शीर्ष छात्र हैं। मासिक परीक्षा के नतीजे सामने आए। हालांकि वेई शेंग ने अपनी इच्छा के अनुसार शीर्ष 15 में प्रवेश किया, लेकिन उसने गणित के शिक्षक को नाराज कर दिया क्योंकि उसका उत्तर 80% उसी तालिका के समान था। उसने कक्षा के सामने अपना खुद का पेपर फाड़ दिया। और वेई शेंग को भविष्य में उसकी कक्षा न लेने के लिए कहा। वेई जिएफांग ने वेई शेंग के लिए विनती की और अंत में उसे पूरे सेमेस्टर के लिए गणित की कक्षा में पीछे खड़े रहने की सजा दी। बेशक अंत में वेई शेंग को स्थानांतरित होने से पहले केवल 1 महीने तक खड़ा रहना पड़ा। ये बात हमेशा युवा वेई शेंग की यादों में छाया की तरह रही है। तबादले के बाद वह लगातार खुद को सम्मोहित करता रहा और इस बारे में भूल गया। नए सहपाठियों को ये पता नहीं था और जब वे चावनान पहुंचे तो किसी को पता नहीं चला। हालांकि अब ये बात हास्यास्पद लगती है, लेकिन लंबे समय तक इसका उन पर असर रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे आप जहां भी जाते हैं लोग आपका उपहास उड़ा रहे हैं। अब मुझे याद आता है कि उस समय शिक्षक का गुस्सा और उस पर छोटी उम्र में भ्रष्टाचार और चोरी का आरोप लगाना आज भी ताज़ा है। अपना सिर हिलाते हुए वेई शेंग ने गणित की किताब डेस्क पर रख दी, अपना सिर घुमाया और उसी टेबल पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं बैठूंगा। वेई शेंग को याद आया कि टेबल मेट का नाम ली देजी था क्योंकि उसने दूसरे सहपाठियों को उसे बुलाते सुना था।
उसे अचानक याद आया कि जब वह कॉलेज में पार्टी में वापस आई थी तो उसने अपने सहपाठी को इस टेबलमेट का जिक्र करते सुना था। ऐसा लग रहा था कि उसे हाई स्कूल में चाकू मार दिया गया था क्योंकि उसके पिता कर्ज में डूबे हुए थे। सड़क पर मर गई। उस समय मैंने बस आहें भरी और फिर इसे भूल गया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास इस व्यक्ति की गहरी छाप नहीं थी, और ली देजी की छाप कक्षा में बहुत गंभीर और लगभग पारदर्शी थी। वेई शेंग की बातें सुनकर ली देजी थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने भौहें सिकोड़ ली और अपना चेहरा घुमा लिया और बोलना जारी नहीं रखा। अचानक उसे कुछ याद आया और वह ली देजी की ओर मुड़ी और बोली, पिछली मासिक परीक्षा में आपकी रैंक किस कक्षा में थी? 9वां। ली देजी ने सपाट उत्तर दिया। वेई शेंग ने एक पल के लिए सोचा, क्या आप ट्यूशन में मेरी मदद कर सकते हैं? आप हर दिन स्कूल के बाद आएंगे? नहीं, मैं आपके घर जाऊंगा। ली देजी ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे स्कूल के बाद पढ़ाई करने के लिए घर जाना है। अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो तुम एक समीक्षा बनोगे। वेई शेंग ने फिर कहा, मैं तुम्हें 1.5 घंटे के लिए $5 दूंगा। अचानक उसके पीछे एक व्यंग्यात्मक स्वर गूंजा, वेई शेंग, तुम पाठ पूरा करना चाहते हो? तुम हर दिन अकेले ही आखिरी रात को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? पीछे मुड़कर देखा तो एक गोल चेहरे वाली और गोलमटोल लड़की उसे देख रही थी और अपने होंठ सिकोड़ रही थी। यह अध्ययन की एक जूनियर हाई स्कूल की सदस्य लग रही थी। वेई शेंग की उसके बारे में एकमात्र धारणा ये थी कि जब भी वह अपने से कम अच्छे सहपाठियों को देखती थी तो उसे ताना मारने का अवसर लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, वाक्य, समय और स्थान की परवाह किए बिना। इस समय ली देजी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने हिसाब लगाया कि अगर वह प्रतिदिन 5 युआन गिनता है तो यह एक महीने में 150 युआन होगा, जो उसके मासिक भत्ते से ज्यादा था। और वेई शेंग ने कहा कि यह सही था, उसे पढ़ाना भी एक समीक्षा के रूप में माना जा सकता है। निगलने के बाद ली देजी ने सावधानी से पूछा, क्या ये हर दिन करते हैं? हर दिन कक्षाएं लेने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। कभी कभी मेरे माता पिता घर पर होते हैं, क्या वे बाहर भी हो सकते हैं? हाँ, वेई शेंग ने सिर हिलाया। तुम्हें हर दिन पहले मुझे पैसे देने होंगे, ली देजी ने सावधानी से कहा। वेई शेंग ने 5 युआन निकाले और उसे टेबल टॉप पर थपथपाया और उठकर कक्षा से बाहर चली गई। वह तीसरी कक्षा में ये देखने जा रही थी कि कुई जियान क्या कर रहा है। उसने ली देजी को अपने पीछे घूरते हुए नहीं देखा। उसने महसूस किया कि जिस क्षण वेई शेंग ने पैसे लिए वह बहुत सुंदर था। गलियारे में छात्र स्कूल बैग लेकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, या कक्षा के दरवाजे पर 2 या 3 के समूह में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वेई शेंग की मंजिल दूसरी मंजिल पर है, जबकि तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर है। जैसे ही वेई शेंग ने शिक्षण भवन की तीसरी मंजिल पर कदम रखा, उसने दालान में कई छात्रों को लड़ते हुए देखा, और दालान में पहली कक्षा के दरवाजे का सामना करते हुए झाओ लेई उसकी पीठ के साथ 2 लोगों से बात कर रही थी। उनमें से एक के बाल बैंगनी रंगे हुए थे। वेई शेंग को पता था कि वह ताइशान सर्किट का पुराना राजा था, उसके चेहरे को देखे बिना। झाओ लेई ने भी एक नज़र में वेई शेंग को देखा और उसकी अभिव्यक्ति दंग रह गई। झाओ लेई से बात कर रहे 2 लोगों ने भी अपना सिर घुमाया। बैंगनी बालों वाला एक व्यक्ति लाओ वांग था और दूसरा लियू जियानरेन था। लियू जियानरेन बेज रंग के कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं, उनका एक हाथ जेब में है, 2 लंबे ढीले पैर और एक नुकीली नाक है जो एंडी लाओ से मिलती जुलती है। वह बहुत ही आकर्षक है। वह ज्यादा प्रमुख दिखता है और छात्रों के पहनावे से ज्यादा आकर्षक है। कई छात्र उसके पास से गुजरते हैं। उसकी तरफ एक तरफ से देखें। लियू जियानरेन भी छात्रों के इस समूह में सबसे अलग दिख रहे थे और उनके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। लेकिन जैसे ही उसने वेई शेंग को देखा, उसने तुरंत एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और उसका अभिवादन किया। ओह, मैं तुम्हारे गुरु को ढूंढ रहा हूँ। इस बच्चे ने मुझे ये भी बताया कि तुम इस स्कूल से नहीं हो, जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। उनकी आवाज़ ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वेई शेंग ने अभी तीसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर एक पैर रखा था और वह जम गया था, और अंत में लियू जियानरेन ने मुस्कुराते हुए उसे ऊपर खींच लिया। उसने अपना हाथ उठाया और लियू जियानरेन का हाथ खोला। तुम्हारा स्वामी कौन है? क्या आप सभी ने पिछली बार पूजा नहीं की थी? सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद आप इसे स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकते। लियू जियानरेन की अभिव्यक्ति अतिरंजित थी। वेई शेंग ने अचानक भौहें सिकुड़ी और उसे मंद मंद देखा। मैं 1000 युआन लौटा दूंगा। लियू जियानरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि शर्त 5000 की है, लेकिन जीता गया हाथ 5000 नहीं है। हुताइशान ने चेंगडू को ड्रॉ किया है, जो मेरे लिए एक और गणना है, ट्यूशन का भुगतान करने का अधिकार। बेशक, मेरे साथ लियू जियानरेन एक दिन, मैं आपको एक दिन बाद सम्मानित करूंगा। आपको वह अनोखा कौशल मुझे देना होगा। वेई शेंग ने अपने चिपके हुए शरीर को देखा और थोड़ा आगे की ओर चकमा देना पड़ा, और झाओ लेई ने एक तरफ कड़वा चेहरा बना लिया। बूढ़े वांग ने लियू शाओ को अभी मुझे खोजने के लिए स्कूल में लाया, ये कहते हुए कि वह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने उन्हें बताया कि तुम वहां नहीं थे।
जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम यहाँ होगे। वेई शेंग बल्कि असहाय था और झाओ लेई को ये जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मैं वास्तव में बच्चों के लिए खुद को दोषी मानना चाहता हूँ। अगर मैं जल्दी पढ़ाई नहीं करता तो मुझे कुई जियान को देखने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। लड़की को देखो, ये साबित करता है कि हमारा यही भाग्य है। भगवान किस्मत में है और भगवान की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लियू जियानरेन ने वेई शेंग को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पकड़ लिया। चून की प्रशिक्षुता तय हो गई है, इसलिए प्रशिक्षु के पास कुछ करने के लिए है। मास्टर निश्चित रूप से मदद करने के लिए है ना? इस समय एक श्वेत व्यक्ति अगले दरवाजे से कक्षा से बाहर चला गया। खिड़की के बाहर धूप के नीचे किंगजुन की साफ सुथरी शर्ट विशेष रूप से आकर्षक थी। ये चोई ह्यून है। वह वेई शेंग की दिशा में कक्षा से बाहर चला गया और फिर वेई शेंग की आंखों के नीचे से गुजरा। कुई जियान ने वेई शेंग और स्कूल के बाहर उस आदमी को देखा जो उसके साथ खींचतान कर रहा था, लेकिन उसने बस उस पर नजर डाली और चला गया, जैसे कि वह उसे जानता ही न हो। वेई शेंग ने कुई जियान की पीठ पर एक असहाय नजर डाली और वह बता सकता था कि यह बच्चा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी नज़र में यह कोई समस्या नहीं है। लियू जियानरेन का हाथ फिर से खोलते हुए, मैं आज रात कार रेस में भाग नहीं लूंगा। आपको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, आपको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अगर आप ड्रिफ्ट सीखना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ट्यूशन फीस 30,000 युआन है और कोई सौदेबाजी नहीं है। 30,000। लियू जियानरेन ने आश्चर्य से वेई शेंग को देखा। ये छोटी सी लड़की। शेर ने अपना मुंह खोला। वेई शेंग को ऐसा नहीं लगा कि वह जोर से बात कर रही थी। अगर उसके पास पैसे की कमी नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब उसके पास पैसे की कमी है। सिरिल ने उसे कुछ शेयरों के बढ़ते रुझान के बारे में बताया। वह आज रात वापस आने पर अपने चाचा यांग लिपिंग से पूछने की योजना बना रही है। वृद्धि वास्तव में पिछले जीवन की तरह ही है और वेई शेंग एक छोटा सा लाभ कमाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर कोई शेयर 4 युआन का भी हो तो भी वह मुश्किल से 1,000 शेयर खरीद सकती है और कुछ 100 युआन कमाने के लिए 10% की दैनिक सीमा 40 सेंट है। इसलिए उसे धन की आवश्यकता है। 30,000 युआन उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। लियू जियानरेन के लिए यह शायद सिर्फ एक जुआ की कीमत है। लियू जियानरेन ने जोर से निगल लिया और वेई शेंग को स्थिर होकर घूरने लगा। शायद उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि जूनियर हाई स्कूल की दूसरी कक्षा की एक छोटी लड़की इतने सारे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती है। ठीक है, उसने जोर से सिर हिलाया और फिर फुसफुसाया, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको आज रात के खेल में भाग लेना होगा। कछुआ पोता दक्षिण से स्थानांतरित हुआ। 3 में से 3, वे सभी मजबूत खिलाड़ी हैं। यदि आप हार जाते हैं तो पुरस्कार राशि छोटी है। हुताई काउंटी शर्मिंदा होगी। आप नहीं चाहते कि लोग आपको पहचानें और आप मुखौटा पहन सकते हैं। वेई शेंग ने उसकी बात खत्म होने तक इंतजार किया और अचानक उदासीनता से पूछा, बोनस कितना है? 10,000। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। इस तरह का बड़ा दांव आसानी से नहीं मिलता। आमतौर पर तुम एक रेस में 1,000 या 800 युआन कमा लेते हो। लियू जियानरेन मुस्कुरा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह एक नाटक है। लेकिन वेई शेंग अचानक शर्मिंदा दिखे। लियू जियानरेन का दिल दबा हुआ था। वह वेई शेंग को घूर रहा था। लेकिन मैंने अपने सहपाठियों के साथ आज स्कूल के बाद की कक्षाओं के लिए समय तय किया था और मैंने उसे $5 दिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कक्षा में बैठे हुए वेई शेंग समय समय पर ली देजी पर एक नज़र डालने में झिझक रहे थे और आखिरकार जब लड़का शर्मा रहा था और उसके हाथ खाली थे तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज रात की कक्षाएं नहीं कर सकता। क्या हमें $5 अगली बार के लिए रख लेने चाहिए? क्या आप पैसे वापस लेना चाहते हैं? ली देजी ने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी जेब को छुआ। वेई शेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं कल पूरक पाठ के लिए भुगतान करूंगा। ली देजी ने निराशा के साथ इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया, जो एक दिन के कम पैसे के बराबर है। उसके पीछे अध्ययन समिति के सदस्य कोंग जू ने खुश होकर कहा, मैंने अभी क्या कहा? वेई शेंग के लिए अपना होमवर्क पूरा करना बुरा नहीं है, इसलिए पाठ पूरा करो। वेई शेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और संयोग से कक्षा की घंटी बजा दी और छात्र कक्षा के लिए तैयार होने हेतु अपनी सीटों पर लौट गए। जैसे ही कक्षा की घंटी बजी, एक दुबला पतला व्यक्ति धीरे धीरे कक्षा में दाखिल हुआ। वेई शेंग ने पहचान लिया कि यह जेंग क्यूई थी, गणित की शिक्षिका जिसने तबादले से पहले उसे एक बड़ी छाया छोड़ दी थी। वह 30 के दशक की शुरुआत में थी और उसका चेहरा सुंदर था। वह हमेशा एक सफ़ेद शर्ट पहनती थी और जीन्स उसकी पतली जांघों को लपेटती थी। लेकिन लड़के उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसका स्वभाव बहुत खराब है और वह अक्सर छात्रों को शारीरिक रूप से दंडित करती है। यहाँ तक कि स्कूल में प्रिंसिपल का चेहरा भी उसे नहीं दिखाया जाता।
ऐसा कहा जाता है कि जेंग क्यू का परिवार संपन्न है और वह जिंगचेंग विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद अपने गृहनगर में योगदान देने के लिए हुताई काउंटी लौट आया। ये भी अफवाह है कि उसने और उसके साथी ने कभी शादी नहीं की है, इसलिए उसका स्वभाव अजीब है। वेई शेंग को याद आया कि जब वह स्कूल में थी तब वह दफ्तर के पास से गुजरी थी और उसे अंदर रोते हुए देखा था। जब मैंने जेंग क्वी को देखा तो लंबे समय से भूली हुई यादें ज्वार की तरह वेई शेंग की ओर बहने लगीं। पृष्ठ 27 पर जाएं। जेंग की ने किताब मेज पर रख दी और ब्लैकबोर्ड पर एक नमूना प्रश्न लिखने के लिए मुड़ा। ये प्रश्न पिछले महीने के प्रश्न के समान है। ये बोलते हुए उसने अचानक अपना सिर वेई शेंग की ओर देखा, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? पीछे खड़े रहो। पूरी कक्षा ने अचानक अपने कान खड़े कर लिए और यह सचमुच शर्मनाक था कि एक लड़की शिक्षक को सबके सामने आलोचना करने दे। कुछ शरारती छात्रों को छोड़कर जो उस पर हंस रहे थे, बाकी किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वेई शेंग ने आह भरी, लेकिन वह फिर भी आया। उसके नितंब सीट पर स्थिर रहे। उसका चेहरा छोटा था और उस पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने जेंग क्वी की ओर देखा और कहा, सुश्री जेंग, मैं कक्षा में बैठना चाहती हूँ। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि आपकी अपनी स्थिति क्या है? मैंने यह बात अपने सहपाठियों को फिर से बताने के लिए उधार ली है। यदि आप परीक्षा में उत्तर नहीं दे सकते तो आप उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन उसकी नकल मत करो। ये शिक्षक को मूर्ख बनाना नहीं है, ये खुद को मूर्ख बनाना है। नकल करना क्या है? चुन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या कर सकते हो? बेशर्मी की बात है, और बैठकर कक्षा में जाना चाहते हो? जल्दी करो और पीछे जाओ। जेंग क्यू ने उदासीनता से कहा, सिवाय वेई शेंग पर एक तीखी नज़र के, जैसा कि वह बोल रहा था। समय पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पलट रहा है। बाकी सभी की तरह उसने भी सोचा था कि वेई शेंग उठकर कक्षा के पीछे चला जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी वहीं निश्चल बैठी रहेगी। सुश्री जेंग, मैं कक्षा में बैठना चाहता हूँ। वेई शेंग ने उसे खाली आंखों से देखा और वही दोहराया जो उसने अभी कहा था। जेंग क्यू हैरान रह गया और वेई शेंग की ओर देखा जो अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया, तुम खड़े हो जाओ और बात करो। शिक्षक जेंग, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब दो लोगों के बीच संघर्ष होता है तो खड़े होकर बात करने से संघर्ष और भी बढ़ जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बैठकर बात करनी चाहिए। वेई शेंग के शब्द बस ऐसे ही पड़े और पूरी कक्षा की आंखें चारों ओर घूम गईं। सबने उसे घूर कर देखा। जेंग की एक क्षण के लिए पोडियम पर शर्मिंदगी से खड़ी हो गई, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब पोडियम पर पटक दी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इस समय वेई शेंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ली देजी की सांसें उसके बगल में रुक गई थीं। हर मोड़ पर गुस्सा मत करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। वेई शेंग ने आह भरी। उसने जानबूझकर विरोध नहीं किया, न ही उसने जानबूझकर जेंग क्यू को नाराज किया, लेकिन वह वास्तव में जेंग क्यू के रवैये से थोड़ा नाखुश थी। असहाय है। वह अब बच्ची नहीं रही, कम से कम उसके दिल में तो नहीं। उसे शिक्षक को नाराज करने में गर्व नहीं है और जेंग क्यू इसके लायक नहीं है। वह बस जेंग क्यू के अपने और छात्रों के प्रति व्यवहार से असहमत है। लेकिन वह नहीं जानती थी। इस समय वांग यान ने आगे की सीट पर उसके बड़े कंधों को थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था वेई शेंग को दिमाग की समस्या होनी चाहिए।